पुस्तक 16 अध्याय 21 दो दुनियाएं टकराती हैं। निहिलम क्षेत्र। लाखों सींग वाले योद्धा भय और निराशा में भाग रहे थे। गर्दन पर घेरा डाले वो दुश्मन, वो जिस भी जगह देखता है वहां के सारे योद्धा मर जाते हैं। वो बहुत भयानक है। जनरल एक ही वार में मारा गया। वे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। पल भर में प्रथम सेना के 800 में से 600 से ज्यादा सेनापति अपने सेनापति समेत मारे जा चुके थे। सींगधारी योद्धा अपनी टुकड़ियां संभालने में असमर्थ थे। स्वाभाविक रूप से अब वे जवाबी हमले के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। वे बस दहशत और घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन ठीक इसी क्षण हर योद्धा के हृदय के सबसे गहरे अंतरतम भाग से एक ही आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जो उनके सार, उनके रक्त से आई थी। रानी मां का अवतार, रानी मां का अवतार, रानी मां का अवतार। आवाज बार बार गूंजी। लाखों भागते हुए सींग वाले योद्धा एक ही पल में रुक गए। उनके दिल में जो आवाज गूंजी थी वह उनके जन्म के दिन ही वहां बस गई थी। स्नेपहॉर्न दुनिया का हर एक योद्धा अपने जन्म के क्षण में रानी मां के अवतार के स्वागत के लिए तैयार था। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि उनके जन्म का अंतिम उद्देश्य रानी मां के अवतार का स्वागत करना था। ये स्नेपहॉर्न दुनिया के लिए अन्य दुनियाओं से लड़ते समय उपलब्ध सबसे भयानक क्षमता थी। रानी मां। लाखों सींग वाले योद्धाओं ने अपने सिर ऊपर उठाए। उनके माथे फट गए और उनमें से हरे रंग की रोशनी की एक लकीर ऊपर की ओर निकली। लाखों प्रकाश की किरणें आकाश में फैल गईं। एक क्षण के लिए शून्य की अनंत शून्यता का एक बड़ा भाग वास्तव में हरे मैदान में परिवर्तित हो गया था। क्या चल रहा है? 7 शक्तिशाली देवगण आश्चर्यचकित होकर ये देख रहे थे। ये नीम को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। लाखों सींग वाले योद्धा जो घबराकर भाग रहे थे अचानक रुक गए थे। वे क्या कर रहे थे? लाखों सींग वाले योद्धाओं की बड़बड़ाहट हर जगह सुनाई दे रही थी। हरी रोशनी के नीचे उनके शरीर विलीन होने लगे, मानो वे हरी रोशनी को पोषण दे रहे हों। हरी रोशनी और भी तेज हो गई और बस यूं ही लाखों सींग वाले योद्धा पूरी तरह से गायब हो गए और उस विशाल हरे प्रकाश के अलावा शून्य में कुछ भी नहीं छोड़ा। हरे प्रकाश में अनगिनत बड़बड़ाहटें अभी भी सुनी जा सकती थीं। सींग वाले योद्धाओं की बड़बड़ाहट, रानी मां, रानी मां, रानी मां। यह उनका सबसे गौरवशाली क्षण था। उनकी बड़बड़ाहट गर्व और श्रद्धा से भरी थी। उन्होंने अपनी रानी मां के लिए स्वेच्छा से सब कुछ त्याग दिया और उनके अवतार का स्वागत किया, और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। फुसफुसाहट। अंतरिक्ष में विस्मयकारी विशाल हरी चमक 3 भागों में बंट गई। इन 3 विशाल हरी चमकों का प्रकाश संघनित होने लगा और 3 अत्यंत विशाल योद्धाओं में परिवर्तित हो गया, जिनके कवच हरे हरे रंग के थे, घुमावदार रक्त लाल सींग थे और उनका रूप एक साधारण स्नेपहॉर्न योद्धा जैसा ही था। हालांकि उनके शरीर आकार में पर्वत श्रृंखलाओं जैसे थे और उनकी आभाएं बिल्कुल अलग थीं। उनकी आभाएं अराजकता और घोर बर्बरता की थीं। जैसे ही 3 विशालकाय योद्धाओं ने आकार लिया, 7 स्वर्गिक देवताओं को बुरा महसूस हुआ। हमला करो, सबसे नजदीकी को मारने के लिए सेना में शामिल हो जाओ, एम्पायरियन देवता रिड्सनो ने आदेश दिया। ठीक है, चल दर। लाखों सींग वाले योद्धा पूरी तरह बिखर चुके थे, क्योंकि कुछ तो अब तक बहुत दूर भाग चुके थे। इस प्रकार 3 विशाल सींग वाले योद्धाओं के बीच लगभग 10 लाख किलोमीटर की दूरी थी। सातों के पास उन्हें एक एक करके हराने के लिए पर्याप्त समय था। स्विश 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 स्विश। प्रकाश की 7 धारियां निकटतम टाइटन योद्धा की ओर बढ़ीं। 3 लोकों के दानव देवता, तुम सातों स्वर्ग के देवता, क्या तुम सचमुच मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो? विशालकाय योद्धा जोर से हंसा, ऐसी हंसी की शून्य भी सिहर उठा। ये प्रथम राजमाता का अवतार था। इसे उनका क्लोन या अवतार माना जा सकता है। इस प्रकार के क्लोन के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी, लाखों सींग वाले योद्धाओं की कीमत। इसके अलावा ये क्लोन थोड़े समय के लिए ही बना रह सकता था। राजमाताएं शायद ही कभी यह विकल्प चुनती थीं, और फिर भी हालांकि कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन युद्ध शक्ति पूरी तरह से आश्चर्यजनक थी। मर जाओ। पहली रानी मां ने अपनी 4 भुजाएं ऊपर उठाईं। उनकी भुजाएं आकाश को थामे हुए स्तंभों जितनी मोटी थीं और उन्होंने उन्हें 7 शक्तिशाली स्वर्ग के देवताओं की ओर पटक दिया। वाग। पहली राजमाता पर अचानक एक कान फाड़ देने वाली चीख पड़ी। सातों में से गंजा बुजुर्ग एक विशाल पंखों वाले काले कौवे में बदल गया था। कौवे ने एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली और पहली राजमाता की क्लोन चाल धीमी हो गई। जाओ। बच्चे ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपने गले में बंधा हुआ घेरा फेंक दिया। गले का घेरा सुनहरी रोशनी की एक धार में बदल गया, जो विस्फोटक गति से फैलती हुई 30,000 मीटर मोटी हो गई। उसने पहली रानी मां के क्लोन के चारों ओर अपनी कुंडली बना ली, उसे जकड़ने की कोशिश में। युद्ध तुरंत भड़क गया। निंग बस देखता रहा कि विशालकाय काले कौवे ने हमला किया और बच्चे ने अपनी गर्दन का घेरा बाहर फेंक दिया। इसके बाद पानी और आग की एक अनंत मात्रा उतरी, जो सौर सत्य अग्नि या चंद्र सत्य जल से कमजोर नहीं थी। आग और पानी आपस में मिलकर पहली रानी मां के चारों ओर घूमने लगे, जिससे निंग की दृष्टि पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई, जिससे वह अब और कुछ नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसी शक्ति तो यह एक स्वर्गिक देवता की शक्ति है। निंग ने जो देखा उससे वह पूरी तरह से दंग रह गया। शून्य स्वयं हिल रहा था। सातों स्वर्ग के देवता पहली रानी मां के प्रतिरूप के साथ क्रूरता से युद्ध करते रहे। हालांकि निंग अब अपनी आंखों से युद्ध को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन इस युद्ध से उत्पन्न शक्तिशाली लहरें सभी दिव्य अमर प्राणियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थीं। 7 ग्रहों का देव समूह। अचानक एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। निंग समझ गया कि यह सीनियर रिड्सनो की आवाज थी। गठन को इकट्ठा करो, मारना। एक कर्कश आवाज, एक भयावह आवाज, एक तीखी आवाज।
कई आवाजें एक साथ मार डालो शब्द पुकार रही थीं। गड़गड़ाहट। शून्य के सुदूर अंतरिक्ष में युद्ध के मैदान में एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की किरण प्रकट हुई। रोशनी की यह किरण तुरंत ही पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र में फैल गई, फिर धीरे धीरे धुंधली हो गई। आग और पानी भी पूरी तरह से गायब हो गए थे, जिससे निंग देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। दूर पर दो विशाल आकृतियां दिखाई दे रही थीं। उनमें से एक रानी माँ का क्लोन था, जो हजारों मीटर लंबा था, जिसके तराजू हरे रंग के थे और जिसकी आभा बहुत क्रूर और क्रूर थी। दूसरा भी कई हजार मीटर लंबा था। उसने इंद्रधनुषी कवच पहना हुआ था और उसके हाथ में उससे भी ऊंचा भाला था। उसकी शक्ल सूरत स्वर्ग के देवता रेड स्नो जैसी लग रही थी। 7 ग्रहों का देव निर्माण। निंग ने ये देखकर सिर हिलाया। ये संरचना एक प्राचीन फिनगॉड संरचना थी जो केवल तभी क्रियान्वित हो सकती थी जब 7 एम्पायरियन देवता एक साथ मिलकर काम करते। इसने सभी 7 एम्पायरियन देवताओं की संपूर्ण शक्ति को एक ही एम्पायरियन देवता में समाहित कर दिया, जो केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता था, जिसके परिणामस्वरूप 7 ग्रहों का एम्पायरियन देवता बना। लंबी छड़ी चलाने वाला 7 ग्रहों का देवता एम्पायरियन देवता रेड स्नो से काफी मिलता जुलता था। स्पष्ट रूप से इस विशेष संरचना का मूल रेड स्नो था और सब कुछ उसके नियंत्रण में था। क्या तुम सचमुच मुझे घायल कर सकते हो? पहली रानी माँ के क्लोन के सीने में एक बड़ा सा छेद हो गया था। ये भाले के पहले के वार से बना था। क्लोन जोर से हंसा। लेकिन यह मेरे अनगिनत बच्चों के शरीरों द्वारा बनाया गया एक क्लोन मात्र है। ये बेकार है। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। क्लोन के शरीर का छेद लगभग पूरी तरह भर गया। बड़ी बहन, ऐसा लगता है कि हमें मदद करनी होगी, है ना? 3 लोगों के इन दुष्ट देवताओं से निपटना आसान नहीं है। अन्य 2 रानी माँ क्लोन उच्च गति से आक्रमण कर रही थीं। धमाका, धमाका, धमाका। 7 ग्रहों के स्वर्ग देवता ने पहली रानी माँ के क्लोन के विरुद्ध भीषण युद्ध जारी रखा। हालांकि क्लोन घायल था, लेकिन उसकी चोट नगण्य थी। अब तक बाकी 2 क्लोन भी आ पहुंचे थे और तुरंत ही तीनों ने एक साथ 7 ग्रहों के स्वर्ग देवता पर हमला करना शुरू कर दिया। रेडिया, हमें क्या करना चाहिए? इन तीनों के क्लोन जिनसे हम लड़ रहे हैं पहले से ही बहुत ताकतवर हैं। उनके असली शरीर शायद दावफादर स्तर के हैं। हम 7 लोग मिलकर 7 ग्रहों के स्वर्ग देवता में रूपांतरित हो गए, लेकिन हम अभी भी उनके क्लोनों को भी नहीं मार पाए हैं। वास्तव में हम ऊपरी हाथ भी नहीं रख पाए हैं। यह मुसीबत है। मैंने पहले कभी इस तरह के दुश्मन का सामना नहीं किया है। 7 एम्पायरियन देवता भी बेचैन हो गए, क्योंकि वे अनुभवहीन थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे शत्रुओं का सामना नहीं किया था। हालांकि ये शत्रु उस महान विनाशकारी युद्ध में युगों पहले प्रकट हुए थे, लेकिन उन 7 को ताओवादी त्रिजीवनों ने बहुत पहले ही भगा दिया था, इसलिए उन्होंने उस युद्ध में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब था कि उन्हें इस संबंध में कोई अनुभव नहीं था। तीनों रानी माँ के क्लोनों ने मिलकर 7 ग्रहों के एम्पायरियन देवता पर हमला किया, जिसने अपने लंबे भाले का इस्तेमाल अथाह गहराई से बचाव के लिए किया। दरअसल आसपास की आवाज में अनगिनत सफेद बर्फ के कण दिखाई देने लगे और यहाँ तक कि समय भी अस्त व्यस्त होने लगा। इस खंडित समय क्षेत्र में 7 ग्रहों के एम्पायरियन देवता की भाला कला और भी भयानक रूप से शक्तिशाली हो गई, क्योंकि उन्होंने तीनों रानी माँ के क्लोनों के हमलों को पूरी तरह से रोक दिया। यह आदमी कहाँ से आया है? वह तो बस एक स्वर्ग का देवता है। हालांकि उनमें से 7 मिलकर लड़ रहे हैं, हम तीनों मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। ऐसा लगता है कि हमें और भी अधिक योद्धाओं को बुलाने की आवश्यकता है। क्या सीमावर्ती सेनाओं की दूसरी सेना भी आ गई है? तीनों राजमाताएं भी उन्मत्त हो रही थीं। हालांकि उनके तीनों क्लोनों का पलड़ा भारी था, लेकिन उनका फायदा उतना ज्यादा नहीं था। इसके अलावा उस भाले की रक्षात्मक शक्ति बहुत ज्यादा थी। हालांकि वे अपने दुश्मन को दबा तो पाए, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचा पाए। दरअसल शुरुआत में कुछ चोटें पहली रानी माँ को ही लगी थीं। हम उन्हें मार नहीं सकते। यह शायद स्नैपऑन दुनिया की पूरी ताकत भी नहीं है। हम ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते। हमें इस विशाल सीलिंग संरचना से बाहर निकलना होगा और तुरंत ये जगह छोड़नी होगी। कुछ क्षणों तक संघर्ष करने के बाद 7 देवगण तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचे। 7 ग्रहों के इंद्रधनुषी कवचधारी देव ने अचानक अपना भाला आगे बढ़ाया और उसे रानी माँ के एक क्लोन की छाती पर मारा, जिससे रानी माँ कई 100 मीटर पीछे की ओर गिर गईं। स्वूश! 7 ग्रहों के स्वर्ग देवता ने उड़कर दूर जाने की कोशिश की। भाग रहे हैं। अन्य रानी माँ क्लोनों में से एक ने अपनी 4 भुजाएं फैला दी, उन्हें निराकार हरे प्रकाश की अनगिनत धारियों में बदल दिया, जो तुरंत 7 ग्रहों के एम्पायरियन देवता के चारों ओर लिपट गईं, जिससे उन्हें एक भी कदम आगे बढ़ने से रोक दिया गया। हा, तुम 7 एम्पायरियन देवता, तुम पहले ही हमारी स्नैपऑन दुनिया के इलाके में पहुंच चुके हो। अगर हम तुम्हें ऐसे ही भागने देते तो मुझ भोसले का आदिकालीन खंडहर दुनिया में कोई चेहरा कैसे बचता? पहली रानी माँ का क्लोन, जिसने अभी अभी 7 ग्रहों के एम्पायरियन देवता को फंसाया था, जोर से हंसा। रानी माँ के 2 अन्य क्लोन भी हमला करने के लिए आए। हम 7 ग्रहों के देवता ने बचाव के लिए अपना भाला घुमाया। हालांकि वह हरे प्रकाश से घिरा हुआ था, लेकिन हरी रोशनी उसे ज्यादा से ज्यादा धीमा कर सकती थी। फिर भी वह अपनी रक्षा जारी रखने में पूरी तरह सक्षम था। रेडिया, स्नैपऑन दुनिया के ये 3 कमीने साफ तौर पर वक्त काटने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वे हमसे निपटने के लिए अपनी स्नैपऑन दुनिया से और भी ज्यादा ताकतें बुला रहे हैं। हम अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। हमें जाना होगा। सिर्फ 7 एम्पायरियन देवता ही नहीं, निंग भी समझ सकता था कि स्नैपऑन दुनिया की ये 3 रानी माँ के क्लोन जानबूझकर देरी करने और समय खरीदने की कोशिश कर रहे थे। वे सब जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन वे इसे रोकने में लाचार थे। 7 ग्रहों का एम्पायरियन देवता अपनी रक्षा तो कर सकता था, लेकिन बच निकलने में नहीं।
निंग बदले में इस स्तर की लड़ाई में भाग लेने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था। बड़े भालू, ये 7 बड़े भालू कहाँ से आ गए? ये इस समय बहुत खतरनाक स्थिति में है। क्या तुम्हारे पास इन्हें बचाने का कोई उपाय है? निंग घबरा गया। उसका प्राइमल ट्विन उस विशाल पीले भालू से पूछताछ कर रहा था, लेकिन भालू बस आहें भर रहा था। वह क्या कर सकता था? लेकिन जैसे ही निंग घबरा रहा था और 7 ग्रहों के स्वर्ग के देवता 3 रानी माँ क्लोनों के खिलाफ लड़ रहे थे, वूश, दूर शून्य में एक धूसर सफेद भंवर अचानक प्रकट हुआ, जिससे निंग ने अपना सिर घुमाकर उसे देखा। युद्धर्थ एम्पायरियन देवता और रानी माँ के 3 क्लोन भी अचानक प्रकट हुए उस धूसर सफेद भंवर को देखे बिना नहीं रह सके। शून्य के धूसर सफेद भंवर से अचानक एक आकृति उभरी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी सफेद दाढ़ी थी और जो ढीले ताववादी वस्त्र पहने हुए था। मास्टर, निंग ने आंखें फाड़ कर देखा। पुस्तक 16 अध्याय 22 सुभूति, तुम कौन हो? तीनों रानी माँ के क्लोन एक साथ पुकारे। उनकी आंखों में सतर्कता के भाव थे। ताओवादी वस्त्र पहने वह बूढ़ा जिस तरह प्रकट हुआ था वह बेहद भयावह था। ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर लोग अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट करने के लिए खास तरीके अपनाते हैं, लेकिन इस बूढ़े ने तो एक अंतरिक्षीय भंवर बना लिया था जिससे उसके लिए एक गलियारा बन गया था जिससे वह आसानी से गुजर सकता था। इसमें कुछ भी दिखावटी नहीं था। यह ऐसा कुछ था जो तीनों राजमाताएं नहीं कर पाती, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। 7 ग्रहों के देवता ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। सुभूति आया, मुझे पता था। इतने प्रतिभाशाली शिष्य के साथ सुभूति को उसे बचाने आना ही था। हाँ, हम बच गए। 7 स्वर्गिक देवताओं में सबसे शांत स्वर्गिक देवता रेड्सनो ने भी राहत की सांस ली। उनमें से किसी को भी इस बात पर जरा भी संदेह नहीं था कि सुभूति उन्हें बचा पाएंगे या नहीं। आखिरकार सुभूति त्रिलोकों में सबसे ऊपर थे और सबसे रहस्यमयी ताओपिता थे। उनके सामने तो ताओवादी त्रिजीवन भी काफी कमजोर थे। ये हमारी स्नैपहॉन दुनिया का इलाका है। हम तीनों बहनें आपकी दुश्मनी नहीं चाहती। तीनों रानी माँ के क्लोन ताओवादी वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को घूर रहे थे। उनके बगल में खड़े स्वर्ग के देवताओं पर उनका कोई ध्यान नहीं था। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक नजर देखा, फिर शांति से कहा, घृणित प्राणी। गड़गड़ाहट। जब ये 2 शब्द नीच प्राणी मुंह से निकले तो एक अदृश्य लहर तुरंत आसपास के अंतरिक्ष में फैल गई और लगभग तुरंत ही तीनों रानी माँ के क्लोनों तक पहुंच गई। जिस क्षेत्र में तीनों रानी माएं मौजूद थीं, वहां अंतरिक्ष और समय मुड़ने और टूटने लगे। तीनों रानी माँ के क्लोनों ने उस खंडित स्पेस टाइम के क्षेत्र में क्रोधित गर्जना की और उनके शरीर से निकलने वाला सारा हरा प्रकाश बाहर निकलने की कोशिश में उमड़ पड़ा। हालांकि वे खंडित स्पेस टाइम के क्षेत्र का विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थे। उनके 3 शक्तिशाली क्लोन स्थानीय स्पेस टाइम के साथ पूरी तरह से चकनाचूर और नष्ट हो गए। सब कुछ शांत हो गया। शून्य में केवल कुलपिता सुभूति, जी निंग और 7 ग्रहों के देवदेव ही बचे थे। लेकिन निंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा था। तो ये कुलपिता सुभूति की शक्ति है। 7 स्वर्ग देवता भी भयभीत हो गए। ये समझना होगा कि स्वर्ग देवता रेड्सनो स्वर्ग देवताओं में शक्ति के शिखर पर थे। वास्तव में वे शक्ति में एक साधारण दावफादर के बेहद करीब थे। जब वे 7 अपने 7 ग्रहों के देव समूह में एक साथ आए तो माना जा सकता था कि वे शक्ति के दावफादर स्तर तक बमुश्किल पहुंचे थे। वे 3 रानी माँ क्लोन शक्ति में उनके बराबर थीं, लेकिन कुलपति सुभूति ने केवल नीच प्राणी शब्द कहा था और शक्ति की एक अदृश्य लहर ने 7 स्वर्ग देवताओं को जरा भी नुकसान पहुंचाए बिना उन 3 क्लोनों का तुरंत वध कर दिया था। इस तरह की योग्यता, इस तरह की कुशलता, वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। सुभूति सचमुच सुभूति है, तीनों लोकों का सबसे रहस्यमय दैवीय पिता। वह सचमुच शक्तिशाली है, बेहद भयानक। 7 शक्तिशाली स्वर्ग देवता पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। कुलपिता सुभूति अत्यंत रहस्यमय व्यक्ति थे। उन्होंने त्रिलोक में अपनी शक्ति का प्रदर्शन बहुत कम किया था और इन 7 देवों ने उन्हें कभी आक्रमण करते नहीं देखा था। उन्होंने अपने पूर्व देवराज ताओवादी त्रिलोक से ही सुना था कि कुलपिता सुभूति बहुत शक्तिशाली थे, स्वयं ताओवादी त्रिलोक से भी अधिक शक्तिशाली। जहाँ तक शक्ति का प्रश्न है, त्रिलोक में बहुत कम लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते थे। त्रिलोक के अनगिनत विशेषज्ञों की कुलपिता सुभूति के बारे में सबसे पहली धारणा एक शब्द में कही जा सकती है, रहस्यमय। जरा उस अर्धचंद्राकार महालोक को तो देखो जो उसने रचा था। कुलपिता सुभूति की अनुमति के बिना कोई उसे खोज भी नहीं सकता था। ये क्षमता ही सर्वथा अकल्पनीय थी। सच तो ये है कि अभी अभी जिस व्यक्ति को सबसे अधिक भावनात्मक उथल पुथल का सामना करना पड़ा था वह वास्तव में सुभूति का शिष्य जी निंग था। फंस जाने पर उसे निराशा हुई थी। 18 वर्षों तक चुपचाप प्रतीक्षा और संघर्ष किया था। जीवित पकड़े जाने पर पुनः घोर निराशा हुई थी। 7 स्वर्गिक देवताओं के प्रकट होने पर आश्चर्य और अति प्रसन्नता हुई थी। एक बार फिर ये देखकर निराशा हुई थी कि रानी माँ के तीनों क्लोन कितने शक्तिशाली थे। और अब उसका स्वामी प्रकट हुआ था। उसने नीच प्राणी शब्द कहे थे और रानी माँ के तीनों क्लोनों को पूरी तरह से मार डाला था। वास्तव में निंग को अपने दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा ब्रह्मांड अचानक बदल गया हो। शून्य शून्य ही रहा, लेकिन निंग को अब महसूस हुआ कि शून्य एक सुंदर सुंदर जगह थी। आपको सादर नमस्कार वृद्ध कुलपति। 7 ग्रहों के देव देवता 7 देवों में विभाजित हो गए और सभी ने आदर पूर्वक अपनी बात कही। बुरा नहीं, कुलपति सुभूति ने हल्के से सिर हिलाया। 7 स्वर्गिक देवताओं ने अपने हृदय में आनंद की अनुभूति की। वे कुलपति सुभूति के बुरा नहीं कहने के पीछे के असली अर्थ को समझ गए।
ताओवादी थर्टीलाइव्स के आदेशानुसार यदि उनका उत्तराधिकारी स्वर्ग के देवता के स्तर तक नहीं पहुंचता तो उन सातों को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका उत्तराधिकारी जीवित है या मर गया। हालांकि कुलपति सुभूति की दृष्टि में जी निंग उनका अपना शिष्य होने के साथ साथ थर्टीलाइव्स का भी शिष्य था, इसलिए सुभूति को इस बात पर बहुत खुशी हुई कि उन सातों ने आगे आकर निंग की रक्षा करने का निर्णय लिया। शिष्य कुलगुरु सुभूति ने निंग की ओर देखा। वे एक कदम आगे बढ़े, अंतरिक्ष में विचरण करते हुए निंग के सामने प्रकट हुए। गुरुजी, निंग ने जल्दी से उन्हें आदर से पुकारा, उनकी आंखों में आंसू थे। शुक्रिया गुरुजी। हा, सुभूति हंसा। आओ, वापस जाने का समय हो गया है। ठीक है, निंग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। तुम सातों अभी तक क्यों नहीं लौटे? सुभूति ने पीछे मुड़कर देखा। सातों स्वर्ग देवता तेजी से उड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने पहले सुभूति को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर वे कहीं गायब हो गए। जाहिर है वे स्टार सीजन मनो में लौट आए थे, लेकिन मनो के स्वामी जी निंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जाहिर है उन्हें अभी इस स्टार सीजन मनो में पूरी तरह से महारत हासिल करनी थी। निंग ने अपना सिर उठाया और अनंत शून्य पर अंतिम दृष्टि डाली। यह निहिलम जोन, यह उसके लिए एक परीक्षा की जमीन साबित हुआ। इस जगह पर उसने सबसे पहले कर्म के पाप प्रहारों पर विजय पाई थी। हृदय बल में शासक स्तर तक पहुंचा था, अपनी तलवार उंगलियों पर हृदय बल लगाने का तरीका निकाला था और थोड़ी सी तलवार बल में महारत हासिल की थी। सौभाग्य और विपत्ति अक्सर साथ साथ आते हैं। फुसफुसाहट। वह स्थानिक भंवर एक बार फिर कुलपति सुभूति के बगल में प्रकट हुआ, बिल्कुल एक समुद्री भंवर जैसा। कुलपति सुभूति ने निंग को उस स्थानिक भंवर में पहुंचाया और फिर वह सब निहिलम क्षेत्र से पूरी तरह गायब हो गया। आदिकालीन खंडहर दुनिया, स्नैपऑन दुनिया, अंतहीन अंधकार के क्षेत्र में तीन दिमाग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और उनके विचार भय से भरे हुए थे। वह बूढ़ा आदमी कौन था? हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। हमने उसे इतने सालों पहले हुए उस महान युद्ध में भी नहीं देखा था। यदि उस युद्ध में हमारा उनसे सामना हुआ होता तो संभवतः हम बहुत पहले ही मर गए होते। उसके रूप रंग से लगता है कि वह त्रिलोक के मनुष्यों में से एक है। जिस तरह से उसने हम पर हमला किया है उससे हम कह सकते हैं कि वह त्रिलोक के ही लोगों में से एक है। तार्किक रूप से कहें तो निहिलम जोन के अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट करना असंभव होना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा कर पाया और इसके अलावा वह स्पेस टाइम पर अपनी महारत के जरिए हमारे 3 क्लोनों का सफाया करने में भी सक्षम था। ऐसी क्षमताएं बिल्कुल अकल्पनीय हैं। तीनों राजमाताएं बेचैन और बेचैन थीं। वह बहुत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति ने उनकी शक्ति को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया था। उस महायुद्ध में वे तीनों छोटे मोटे खिलाड़ी थे। वे केवल भाग्य के कारण ही बच पाए थे। उस महायुद्ध का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उन्हें आसानी से कुचलकर मार सकता था। स्पष्टतः ये बूढ़ा व्यक्ति उन शक्तिशाली व्यक्तियों में से किसी एक के बराबर था, एक ऐसी महाशक्ति जो उस युद्ध के पूरे स्वरूप को प्रभावित करने में सक्षम थी। मुझे आश्चर्य है कि तीनों लोगों का वह बूढ़ा आदमी चला गया है या नहीं। मुझे आशा है कि वह तुरंत चले जाएंगे। मुझे आशा है कि वह हमारी स्नैपऑन दुनिया में फिर कभी नहीं आएगा। तीनों राजमाताएं एक दूसरे से आशा भरी बातें कर रही थीं, क्योंकि घृणित प्राणी, इन 2 शब्दों ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। वे बस यही चाहती थीं कि अब उस बूढ़े आदमी से उनका सामना कभी न हो। क्या? अरे नहीं, वह यहाँ है। तीनों रानी माताओं ने बहुत पहले ही पूरे स्नैपऑन संसार को अपने मन से ढक लिया था। उनका संसार पर बेहद कड़ा नियंत्रण था, इसलिए अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसमें घुसपैठ करता तो वे तुरंत उसे पहचान लेती। स्नैपऑन दुनिया असीम रूप से विशाल आदिम खंडहर दुनिया के किनारे पर स्थित थी। यह अपने आप में एक दुनिया थी और बेहद विशाल थी। इस जगह पर अनगिनत सींग वाले योद्धा रहते थे, लेकिन इस समय उन सभी को अपनी पूरी दुनिया हिलती हुई महसूस हो रही थी। जमीन कांप रही थी और पहाड़ ढहने लगे थे। क्या हो रहा है? यह क्या है? अनगिनत सींग वाले योद्धाओं ने अपने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। इनमें से कुछ स्नैपऑन नागरिक तो बस युवा थे, जो अभी सेना में भर्ती होने के योग्य नहीं थे। योद्धा बनने से पहले उन्हें कम से कम सबसे बुनियादी स्तर, पृथ्वी स्तर तक पहुंचना जरूरी था। इस समय पूरी दुनिया का हर व्यक्ति, जिसमें बड़ों के महल के बुजुर्ग और सेना का हर दस्ता भी शामिल था, सिर उठाकर आसमान की ओर देख रहा था। गड़गड़ाहट। स्नैपऑन दुनिया के पार से एक अकेला बहुत विशाल ताड़ का पेड़ प्रकट हुआ था। ये हथेली पूरे स्नैपऑन जगत के लगभग आधे आकार की थी। जब यह अंतरिक्ष के शून्य से होकर स्नैपऑन जगत की ओर नीचे की ओर झुकी, चटक चटक चटक, स्नैपऑन दुनिया को ढकने वाली सुरक्षात्मक संरचनाएं टूटने लगीं और यहाँ तक कि स्पेस टाइम भी इतना संकुचित हो गया कि वह टूटने लगा। और सबसे अजीब बात यह थी कि स्नैपऑन दुनिया के भीतर का स्पेस टाइम घनत्व की कई परतों में संकुचित होने लगा और स्पेस टाइम की परतें नीचे की ओर गिरने लगीं। जैसे ही हथेली नीचे की ओर गिरी, स्पेस टाइम की परतें टूटने लगीं। नहीं, भाग जाना, भाग जाना। 3 अत्यंत विशालकाय जीव अचानक स्नैपऑन दुनिया के भीतर से बाहर आ गए। उनके शरीर भी अतुलनीय रूप से विशाल थे और उन पर काले काले शल्क थे, लेकिन आम सींग वाले योद्धाओं की तुलना में वे कहीं ज्यादा मोटे थे। पहली नजर में कोई भी देख सकता था कि उनके पेट उनके पूरे शरीर के लगभग आधे हिस्से के बराबर थे। उनकी बदसूरत छोटी छोटी आंखों से ऐसी काली रोशनी निकलती थी जो मानो अंतरिक्ष में छेद कर देने की कोशिश कर रही हो। वूश! वह विशाल हथेली नीचे की ओर बढ़ती रही, जिससे स्पेस टाइम लगातार सिकुड़ता और परत दर परत बिखरता रहा। सबसे नीचे का स्पेस टाइम अविश्वसनीय रूप से घना हो गया था, जिससे तीनों शक्तिशाली राजमाताएं चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अंतरिक्ष में दरार डालकर भागने में पूरी तरह असमर्थ थीं।
हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तीनों रानी माताओं ने जोर से पुकारा। उनकी आवाज पूरे स्नैपहॉर्न जगत में गूंज उठी। लेकिन उस विशाल हथेली ने ठंडेपन और भावनाहीनता के साथ नीचे की ओर प्रहार जारी रखा। नहीं, अनगिनत सींग वाले योद्धा पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्हें भय का अनुभव हुआ, एक ऐसा भय जो उनकी आत्मा से निकल रहा था। ये सब उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। वह विशाल हथेली जिसे वे नंगी आंखों से देख सकते थे, वह अनंत आकार की हथेली थी। एक ऐसी हथेली जो उनकी पूरी दुनिया के आधे से भी ज्यादा बड़ी थी। अगर निंग अपनी मशाल ड्रैगन की आंख भी इस्तेमाल करे तो भी उसे पूरी हथेली देखना मुश्किल होगा। वे उस विशाल ताड़ के विशाल घाटी जैसे उंगलियों के निशान और हथेली के निशान देख सकते थे। धमाक धमाक धमाक, एक अविश्वसनीय दबाव पहले ही झेलना पड़ चुका था। स्नैपहॉर्न दुनिया के अनगिनत सींग वाले योद्धा खून और लहू के हरे रंग के टुकड़ों में फटने लगे। केवल कुछ ही बैंगनी और सुनहरी टोपी वाले योद्धा बमुश्किल जिंदा बच पाए, लेकिन उनके शरीर भी धीरे धीरे टूटने लगे थे। बूढ़े कमीने, क्या तुम एक और युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? धिक्कार है तुझ पर, बूढ़े कमीने, लानत है तुम पर। दया की भीख मांगना बेकार था। तीनों राजमाताएं पागल हो गईं और घोर निराशा में शाप देने लगीं और किताब में लिखी हर शाप का इस्तेमाल करने लगीं। वे भाग भी नहीं पा रही थीं, बस उस भयानक ताड़ के नीचे गिरने का सामना कर सकती थीं। धमाक धमाक धमाक, हथेली अभी तक संपर्क में नहीं आई थी, लेकिन इससे पहले आए दबाव और खंडित स्पेस टाइम ने सुनहरी टोपी वाले योद्धाओं के शरीर भी पूरी तरह से उड़ा दिए थे। स्नैपहॉर्न की दुनिया में केवल वे 3 शक्तिशाली राजमाताएं ही बची थीं। उनके भयानक शरीर भी टूटने लगे। धीरे धीरे दरारें और बड़ी होती गईं और तीनों राजमाताएं और भी जोर से गालियां देने और चीखने लगीं। अंततः सब खत्म हो गया। तीनों राजमाताएं पूरी तरह उड़कर धूल में बदल गई थीं। धमाका, विशाल ताड़ का पेड़ अंततः रुक गया। एक बूढ़ी आवाज गूंजी, एक और जंग शुरू, 3 छोटे कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं। और फिर विशाल ताड़ का पेड़ पूरी तरह से गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। पूरा स्नैपहॉर्न संसार एक विशाल ग्रहीय बेसिन में तब्दील हो गया था, जिसमें एक विशाल हथेली के आकार का निशान धंसा हुआ था। ये कैसा दिखता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए https://www.youtube.com/watchprishonwachक-v=non-or-xscope पर एक नजर डालें। 2 मिनट से शुरू करें। पुस्तक 16, अध्याय 23, वापसी। आसमान में सफेद बादल छाए हुए थे। अचानक उनके भीतर एक अंतरिक्षीय भंवर प्रकट हुआ, जिसके पीछे एक ताओवादी वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति एक युवक के साथ प्रकट हुआ। जी निंग ने नीचे की ओर देखा। उन्होंने तुरंत माउंट इनहॉट को देखा और वे माउंट इनहॉट लीग के अनेक शिष्यों को भी वहां शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए देख पाए। चलो चलें, सुभूति निंग को नीचे की ओर ले गए। वे जल्दी ही माउंट इनहॉट के सबसे केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गए। त्रितारा अर्धचंद्राकार निवास, जो देखने में साधारण सा ताओवादी मठ था। यह वह स्थान था जहां कुलपति सुभूति आमतौर पर प्रशिक्षण लेते थे। निंग और अन्य शिष्य बिना कारण उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करते थे। दाओवादी मठ के भीतर सुभूति नीचे उतरे, फिर कमल की मुद्रा में ऊंचे स्थान पर बैठ गए। निंग ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। गुरुजी, अगर आपकी सहायता न होती तो आपका शिष्य शायद कभी त्रिलोक वापस नहीं लौट पाता। गुरुजी, आपका शिष्य आपको इतना परिश्रम करने पर मजबूर करने के लिए शर्मिंदा है। सुभूति हंसा। बैठो। निंग ने एक प्रार्थना चटाई चुनी और उसके नीचे बैठ गई। सुभूति ने पूछा, कर्म के पाप का स्वाद कैसा था? मैं उन्हें दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता, निंग ने कहा। कर्म की पाप ज्वालाएं अब मेरे आसपास हर समय मौजूद हैं। हालांकि जलन बहुत कष्टदायक है, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। कर्म की पाप ज्वालाओं का उतरना, हालांकि यह मेरे लिए एक कष्ट था, लेकिन इससे मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ। सौभाग्य और विपत्ति साथ साथ चलते हैं, सुभूति ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी हृदय शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई है? 3रा स्तर, निंग ने कहा। सुभूति ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैंने देखा कि जब तुम उन एलियंस से लड़ रहे थे तो तुम्हारी तलवार जैसी उंगलियों से हृदय बल का प्रयोग इस स्तर तक पहुंच गया था कि उसका कोई भी अंश बाहर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी उंगलियों से हृदय बल लगाने की एक वास्तविक तकनीक भी विकसित कर ली है, निंग ने कहा। मैंने अपने 18 साल के संघर्ष से वास्तव में कुछ चीजें सीखी हैं। क्या तुम जानते हो कि उन एलियंस ने तुम्हें क्यों नहीं मारा और इसके बजाय 18 वर्षों तक तुम्हारे साथ युद्ध करना क्यों चुना? सुभूति ने पूछा। निंग चौंक गया। उसने सिर हिलाया। उन एलियंस ने कहा था कि वे अपने योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए मुझे निशाना साधने के अभ्यास के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद असली वजह यह नहीं थी। सुभूति ने धीरे से सिर हिलाया। आपकी भावनाएं सही थीं। आप हृदय शक्ति के नियंत्रण में हैं और इसे लागू करने का तरीका भी जानते हैं। हृदय शक्ति, यह एक अत्यंत रहस्यमय शक्ति है जिस पर सच्चे देवता और दैवीय पिता भी विचार करते हैं। हृदय शक्ति के 5 स्तर होते हैं। हालांकि प्रारंभिक अवस्था में ये बहुत कमजोर होती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और स्तरों में ऊपर उठेंगे, यह एक अत्यंत जबरदस्त परिवर्तन से गुजरेगी। हृदय शक्ति का 3रा स्तर पहले से ही काफी आश्चर्यजनक है। अपने 3रे स्तर के हृदय शक्ति का उपयोग करके आप पहले ही एक दिव्य देवता की न्यूनतम शक्ति सीमा तक पहुंच चुके हैं। निंग को ये बात सच लगी। पहला स्तर काफी कमजोर था, इससे होने वाला लाभ लगभग नगण्य था। दूसरा स्तर शक्ति में एक स्पष्ट विस्फोटक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता था और 3रा स्तर व्यक्ति की पिछली शक्ति को आसमान छूने देता था। चौथा स्तर त्रिलोक के सबसे शक्तिशाली दिव्य धनुर्धरों का स्तर था और 5वां स्तर
ये लंबे समय से लुप्त हो चुकी हुई का स्तर था। हृदय शक्ति बहुत शक्तिशाली है। यदि तुम 5वें स्तर तक पहुंच सकते हो तो एक साधारण स्वर्ग देवता होने पर भी तुम्हारे पास एक दैवीय पिता या एक सच्चे देवता जैसी युद्ध शक्ति होगी। सुभूति ने निंग की ओर देखा। हृदय शक्ति की चरम शक्ति तुम्हारे तारा ग्रहण करने वाले हाथ से कहीं अधिक है। तुम्हें अपनी हृदय शक्ति की प्रतिभा का उपयोग करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। आपका शिष्य समझता है। निंग ने सिर हिलाया। लेकिन हृदय शक्ति का 5वां स्तर इतनी आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तीनों लोकों में इस स्तर तक पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति सार्वजनिक रूप से ज्ञात था, वह था होई। हो सकता है कि कुछ सर्वोच्च देवपिता या सच्चे देवता बिना किसी को बताए या इसका उपयोग किए गुप्त रूप से इस स्तर तक पहुंच गए हों। लेकिन फिर भी कोई भी स्पष्ट रूप से बता सकता था कि 5वें स्तर तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। स्नैपहॉर्न दुनिया के एलियंस ने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि स्नैपहॉर्न दुनिया के स्वामियों के मन और विचार उन योद्धाओं के शरीर पर उतर आए थे। तुमसे बार बार युद्ध करके वे तुम्हारे हृदय बल के प्रयोग की तरंगों को बारीकी से समझ पाएंगे और इस प्रकार एक हृदय बल तकनीक विकसित कर पाएंगे। सुभूति ने कहा, मुझे लगता है कि पिछले 18 वर्षों ने स्नैपहॉर्न दुनिया के स्वामी को अंतर्दृष्टि प्रदान की है। हृदय बल, यह एक ऐसी तकनीक है जो हमारे त्रिलोकों के लिए अद्वितीय है। इसे बाहरी लोगों को बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता। उनके पास इसके बारे में जानकारी है, इसे बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जा सकता। निंग चौंक गया। मैंने पहले ही पूरी स्नैपहॉर्न दुनिया का सफाया कर दिया है और स्नैपहॉर्न दुनिया के स्वामी मर चुके हैं। अगर वे हृदय बल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी जुटा लेते तो अब उसका कोई उपयोग नहीं है, सुभूति ने कहा। निंग ने राहत की सांस ली और फिर आश्चर्य से देखने लगी। क्या स्नैपहॉर्न दुनिया का विनाश हो गया था? इस पूरे समय उसे बचाने से लेकर माउंट इनहॉट वापस लाने तक उसका स्वामी उसके साथ रहा। निंग को इसकी जरा भी भनक लगे बिना उसने पूरी स्नैपहॉर्न दुनिया का, यहाँ तक कि उसके स्वामियों का भी सफाया कर दिया था। निंग 7 एम्पायरियन देवताओं और 3 रानी माँ क्लोनों के बीच हुए युद्ध से यह समझ गया था कि स्नैपहॉर्न दुनिया के स्वामी बहुत शक्तिशाली होंगे। मेरे स्वामी सचमुच अथाह हैं, निंग ने मन ही मन सोचा। ठीक है, तुम्हारी वह ताओ साथी, वह यू वेई, सुभूति ने कहा, वह पहले ही अपने कष्टों पर विजय प्राप्त कर चुकी है और दिव्य अमर बन चुकी है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन दिव्य अमर बन गई। निंग प्रसन्न और आश्चर्यचकित दोनों था। वह हैरान था क्योंकि उसकी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन उससे पहले ही दिव्य अमर बन चुकी थी। कुलपति लू के साथ जाने से पहले अमर नियति सम्मेलन में प्रदर्शित उसकी शक्ति कुछ खास आकर्षक नहीं थी। किसने सोचा होगा कि कुछ ही दशकों में वह निंग से भी पहले दिव्य अमर बन जाएगी? सुभूति ने पूछा, तुम्हारा आदिम युग दिव्य क्लेश कब भोगेगा? किसी भी गुरु के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न स्वाभाविक रूप से शिष्य के क्लेश से संबंधित होते थे। किसी भी अमर साधक के लिए ये सबसे कठिन विपत्ति थी। बहुत जल्द, निंग ने कहा। आपको अपनी अमर तलवारों पर हृदय बल के प्रयोग पर विचार करना होगा, सुभूति ने कहा। आपके अनुभव और पृष्ठभूमि सभी अत्यंत असाधारण हैं। हालांकि आपका आदिम युग एक की शोधक है, फिर भी इस विपत्ति की शक्ति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी। यदि आप अपनी हृदय बल को अपनी अमर तलवारों पर पूरी तरह से लगा सकें तो आपकी शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार आपके विपत्ति पर विजय पाने की संभावनाएं बहुत अधिक होंगी। पिछले 18 वर्षों में आपने जो तकनीक विकसित की है वह आपकी तलवार उंगलियों पर हृदय बल लगाने के लिए है। आपकी तलवार उंगलियों और आपकी तलवारों में कोई खास अंतर नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप इसे कारगर बना सकते हैं। हाँ, निंग समझ गया कि उसका मालिक उसके लिए चिंता और देखभाल व्यक्त कर रहा था। और सचमुच उसका प्राइमल ट्विन ग्रेटर 1000 स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन करते समय हार्ट फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता था, जिससे उसकी शक्ति में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो जाती। इससे उसे अपनी मुश्किलों पर काबू पाने का बेहतर मौका मिलता। निंग ने कहा, आपका शिष्य निश्चित रूप से क्लेश का प्रयास करने से पहले भौतिक तलवारों के माध्यम से हृदय बल लागू करने का तरीका विकसित करेगा। सुभूति ने आगे कहा, जहाँ तक आपके वास्तविक शरीर का प्रश्न है, आदर्श रूप से आपको स्वर्ग के देवता बनने के लिए कष्ट सहने का प्रयास तभी करना चाहिए जब आप तलवार के महान ताव में पूर्ण रूप से निपुण हो जाएं। पूर्ण महारत? निंग दंग रह गया। हालांकि वह तलवार के ताव में बहुत ऊंचे स्तर पर था, फिर भी उसे पूरी तरह से महारत हासिल करने में अभी काफी समय लगा। इसके अलावा आमतौर पर कोई महारत के जितना करीब होता, अगली अड़चन को पार करना उतना ही मुश्किल होता। तुम तलवार चलाने में सक्षम हो, ये कहा जा सकता है कि तुम तलवार के सार को पहले ही समझ चुके हो। तुम्हें शून्य स्तर पर तलवार के ताव में पूरी तरह से निपुण होना चाहिए, जिससे तुम्हें एक अच्छा मौका मिलेगा। सुभूति ने गंभीरता से निंग की ओर देखा। मैं तुम्हारे आदिम जुड़वां के कष्ट के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे वास्तविक शरीर के कष्ट के बारे में तुम्हें सावधान 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 रहना होगा। निंग को भी दबाव महसूस हुआ। उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। त्रिलोक में लौटने पर निंग के अवचेतन पूर्वाभास एक बार फिर प्रबल हो गए थे। अपने वास्तविक शरीर के कष्टों की चर्चा मात्र से ही निंग के मन में घबराहट सी दौड़ गई। वह जानता था कि यह भाग्य का उसे गुप्त रूप से आगाह करने का तरीका था। त्रिलोक कभी कभी अद्वितीय राक्षसी प्रतिभाओं को जन्म देते थे, जिन्हें ब्रह्मांड के संचित गुणों का आशीर्वाद प्राप्त होता था, लेकिन जो जितना अधिक प्रतिभाशाली होता, उसका दिव्य कष्ट उतना ही अधिक भयानक होता। यदि वह उस पर विजय प्राप्त कर लेता तो वह एक ही छलांग में स्वर्ग तक पहुंच जाता और त्रिलोक का संचालक बन जाता।
लेकिन अधिकांश दिव्य कष्टों में ही नष्ट हो जाते। छोटा भालू, सुभूति ने अचानक पुकारा। फुश। विशालकाय पीला भालू अचानक नीम के पास आ गया। विशालकाय पीला भालू आदरपूर्वक घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, ये छोटा भालू आपको नमस्कार करता है दादाजी। बाकी सातों को बाहर आने दो, सुभूति ने निर्देश दिया। हाँ। विशाल पीले भालू ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। नीम का दिल बैठ गया। नीम उन सातों एम्पायरियन देवताओं के बारे में जानने को उत्सुक था। आखिरकार पानी के नीचे की संपत्ति के वारगॉड हॉल में रिड्सनो के खून की एक बूंद से बने एम्पायरियन देवता रिड्सनो का एक क्लोन ही था जिसने नीम की परीक्षा ली थी। इसके अलावा जब अभी अभी उसे खतरे का सामना करना पड़ा था तो उन्हीं सातों ने ही उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। हुश 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 हुश। 7 आकृतियां अचानक प्रकट हुईं, सभी मानव रूप में। सच तो ये था कि सभी ने अपना रूप बदल लिया था। आखिरकार दुष्ट देवताओं के रूप में उनके असली रूप काफी विशाल थे। वे सभी काफी अजीब लग रहे थे, लेकिन पंगु, नुवा और कई अन्य सर्वोच्च शक्तियां बिल्कुल मानवीय लग रही थीं। यही वजह थी कि दुष्ट देवता इंसानों का रूप धारण करना पसंद करते थे। दरअसल गुप्त रूप से कई दुष्ट देवताओं ने अनुमान लगाया कि मनुष्यों में इतनी अद्भुत क्षमता इसलिए थी क्योंकि नुवा ने मानवता के निर्माण के लिए पंगु को एक रूपरेखा के रूप में इस्तेमाल किया था। आपको नमस्कार वृद्ध कुलपति। सभी सातों देवों ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। हमारे जीवन को बचाने के लिए वृद्ध कुलपति आपका धन्यवाद। स्वर्ग के देवता रिड्सनो ने सबसे पहले आदरपूर्वक धन्यवाद दिया। अगर मैं न भी जाता तो भी तुम जिंदा बच सकते थे, सुभूति ने हंसते हुए कहा। तुम आसानी से स्टार सीजिंग मैनर और उसके भीतर अपनी दुनिया में लौट सकते थे। जी नीम को अंदर लाकर उसे उसमें छिपा सकते थे। असली लड़ाई में तुम स्नैपहॉर्न दुनिया को नहीं हरा सकते थे, लेकिन अगर तुम अपनी दुनिया की रक्षा करने वाली संरचनाओं पर भरोसा करते तो तुम उनका सामना कर सकते थे। लेकिन वे तीनों तो देव पिता थे। स्वर्ग के देवता रिड्सनो चकित रह गए। बाकी 6 स्वर्ग के देवता भी चकित थे। थरीलाइव्स की दुनिया में लौटना और दुश्मनों का विरोध करने के लिए उसकी संरचनाओं पर निर्भर रहना, यही उनका आखिरी विकल्प था। हालांकि दावफादर्स की शक्ति का स्तर अद्भुत था। इसके अलावा इस बार वे 3 थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनमें इतनी बड़ी ताकत से लड़ने की ताकत है। हालांकि कुलपिता सुभूति कौन थे, ये देखते हुए यदि उन्होंने कहा कि वे ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से उनके पास ऐसा कहने का कोई कारण था। 3 देवपिता, आप उन 3 छोटे कीड़ों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। सुभूति ने अपना सिर हिलाया। वे जीव त्रिलोक के नहीं हैं और आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्हें केवल त्रिलोक की शक्ति के आधार पर इतनी आसानी से नहीं आंका जा सकता। अब सभी सातों स्वर्ग देवता उत्सुक थे और जीनिंग भी। स्नैपहॉर्न दुनिया में कुल 18 स्वर्ण टोपीधारी योद्धा थे। आपकी नजर में आप उन्हें 18 स्वर्ग के देवता मानते थे, है ना? कुलपति सुभूति ने समझाया। लेकिन वास्तव में उस जाति के सभी सींगधारी योद्धाओं में एक कमजोरी है। एक बार उनके शरीर के कोर नष्ट हो जाएं तो वे मर जाएंगे। हमारे तीनों लोगों के अमर प्राणियों पर विचार करें। हालांकि उनके भौतिक शरीर काफी कमजोर हैं, फिर भी वे दूर से जादुई खजानों को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें निकट युद्ध में लड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। जहां तक स्वर्ग के देवताओं और सच्चे देवताओं की बात है जो निकट युद्ध में लड़ते हैं, उनकी कोई कमजोरी नहीं है, सुभूति ने कहा। हालांकि ये एलियंस केवल निकट युद्ध में ही सक्षम हैं और उन सभी की एक कमजोरी है, मूल। जहां तक उन 3 छोटे कीड़ों की बात है, उनकी असली युद्ध शक्ति इतनी जबरदस्त नहीं थी। वे तो बस स्वर्ग के देवता के स्तर के शिखर पर थे। उनकी शक्ति जन्म देने में निहित है। उनकी संतानोत्पत्ति क्षमता अद्भुत है। सुभूति ने आह भरी। उस महान विनाशकारी युद्ध के दौरान उन छोटे कीड़ों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। उन्होंने अनगिनत योद्धाओं को जन्म दिया जो सभी एक साथ मिलकर एक शरीर में विलीन हो सकते थे। आप एक समूह को मारते और दूसरा आ जाता। अपने स्वामी के नियंत्रण में उन असंख्य छोटे कीड़ों ने तीनों लोगों को भारी क्षति पहुंचाई। निंग ने चौंकते हुए कहा, 10,000 से ज्यादा? मास्टर, क्या आपने अभी कहा कि उनका एक मास्टर है? उस महान युद्ध के दौरान आखिर क्या हुआ था? इन छोटे कीड़ों का एक ही स्वामी था, सुभूति ने आह भरी। एक ऐसा व्यक्ति जो मुझसे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। केवल माता नुवा ही उसे दबा सकती थी। सौभाग्य से वह राक्षस बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। रिड्सनो, तुम एक सच्चे देवता बनने और एक पिता की शक्ति प्राप्त करने से बस एक कदम दूर हो। कड़ी मेहनत करो और जितनी जल्दी हो सके उस स्तर तक पहुंचो। सुभूति ने स्वर्ग के देवता रिड्सनो की ओर देखा। रिड्सनो समझता है, स्वर्ग के देवता ने आदरपूर्वक कहा। मुझे लगता है कि तुम और निंग एक दूसरे से कुछ बातें करना चाहते हो। सुभूति हंसा। ठीक है, अब तुम सब ग्रैंड जिया की दुनिया में वापस जा सकते हो। अगर तुम बातें करना चाहते हो तो कर लो। सुभूति ने अपना हाथ हिलाया और एक और अंतरिक्षीय भावर उसके सामने प्रकट हुआ। निंग ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया और सातों स्वर्गिक देवताओं ने भी, और फिर वे सभी अंतरिक्षीय भावर में प्रवेश कर गए। वे माउंट इनहॉट से प्रस्थान कर ग्रैंड जिया की दुनिया की ओर वापस चल पड़े। पुस्तक 16, अध्याय 24, 7 दिव्य देवताओं से मुलाकात। स्टिल वाटर कमांड्री, स्वेलो माउंटेन, सरपेंटविंग झील के ऊपर की हवा। सुनहरा कौवा आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, दुनिया को रोशन कर रहा था। हालांकि नीचे के पेड़ मोटी बर्फ की परत से ढके हुए थे। अगर कोई गहरी सांस लेता तो उसे हवा की ठंडक और ठंडक का एहसास होता। वाह! एक युवक आकाश में दिखाई दिया जो पास के ब्राइट हार्ट द्वीप को घूर रहा था। स्विश स्विश स्विश। एक उदास दिखने वाला भूरे वस्त्रधारी युवक
एक नीले वस्त्रधारी युवती और एक विशाल बर्फ सा सफेद कुत्ता सभी अचानक कहीं से प्रकट हो गए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, भूरे वस्त्रधारी युवक म्यू नॉर्टसन अविश्वास से दूर खड़े जी निंग को देख रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि गुरु वापस आ गए हैं, पर तुमने यकीन नहीं किया। मैं गुरु का आत्मिक प्राणी हूँ, मेरी अचेतन अवस्था कैसे हो सकती है? नन्ही किंग उत्साह से निंग की ओर दौड़ी, उड़ान के बीच में ही एक नीले सांप में बदल गई और फिर निंग की बाह में लिपट गई। उस छोटे नीले सांप जैसे सिर ने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में निंग की बाह को सहलाया। गुरु, पिछले कुछ सालों में मैं आपकी चिंता से लगभग मर ही गई थी। आप आखिरकार वापस आ ही गए। निंग के दाहिने हाथ ने धीरे से छोटे नीले सांप के सिर को थपथपाया। यह अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए। अंकल व्हाइट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें खुशी से भरी थीं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, ये सब मेरा था। नॉर्टसन ने निंग को घूर कर देखा। सच तो ये है कि पिछले 18 सालों से निंग नॉर्टसन की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यंग फ्लेम कबीले के साथ निंग के युद्ध से पहले नॉर्टसन दशकों से यातनाओं से घिरा हुआ था और उसके बाद उसके दाव साथी की मृत्यु हो गई थी। निंग खुद कर्म के पाप ज्वालाओं से घिरे हुए एक खतरे वाले क्षेत्र में निर्वासित था। उसे डर था कि उसका कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई नॉर्टसन आत्म आलोचना से भर जाएगा। अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए निंग चिंतित था कि इतने सालों तक आत्मा दोष का क्या परिणाम होगा। सौभाग्य से, यद्यपि उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई के बाल पहले की तुलना में अधिक सफेद हो गए थे, फिर भी वह जीवित था। ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मुझे किसी को दोष देना ही है तो मैं खुद को दोषी मानूंगा, क्योंकि मैं बहुत घमंडी हूँ और यंग फ्लेम कबीले को कम आंक रहा हूँ। निंग हवा में उड़ता हुआ आया और अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई के कंधे पर हल्के से थपथपाया। इसके अलावा मेरे और यंग फ्लेम कबीले के बीच का झगड़ा बहुत बड़ा है। तुम्हें इतना आत्ममुग्ध होकर सारा दोष अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्टसन अपनी हंसी रोक नहीं सका। मालिक, आप कहाँ थे? हम तो बहुत परेशान थे। छोटी किंग ने अपना सिर उठाया और निंग की ओर देखा। नॉर्टसन और अंकल व्हाइट भी उसकी ओर देखने लगे। उस साल मुझे यंग फ्लेम कबीले ने 3 लोगों से बाहर अनंत शून्य के एक खतरनाक इलाके में निर्वासित कर दिया था, निंग ने कहा। मैं पिछले 18 सालों से वहां फंसा हुआ था और आज ही वापस लौट पाया। तो तुम इस पूरे समय एक खतरे के घेरे में फंसे रहे। मुझे चिंता थी कि तुम अनगिनत खतरों और परीक्षाओं से गुजर रहे होगे। लिटिल किंग ने आह भरते हुए कहा। तुमने मेरे बारे में और किससे बात की है? निंग ने पूछा। अंकल व्हाइट ने जवाब दिया। हमने सिर्फ अमर डायनाकाई को सूचित किया है। हालांकि क्योंकि हम सब यहाँ ब्राइट हार्ट द्वीप पर रहते हैं और क्योंकि लिटिल किंग और म्यू नॉर्टसन को अपना दुख और तुम्हारे लिए अपनी चिंता छिपाना मुश्किल लग रहा था, ऑटम लीफ को भी आखिरकार पता चल गया। और तुम्हारी दाव साथी यू वेई, जब वह ग्रैंड जिया की दुनिया में वापस आए तो उसे पहले से ही पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उसे तो उसके गुरु पैट्रियार्क लू को ही बताना चाहिए था। निंग ने भौहें चढ़ाईं। सच तो ये था कि वह नहीं चाहता था कि ऑटम लीफ या यू वेई को इस मामले के बारे में पता चले। आखिरकार अगर उन्हें पता चल जाता तो वे उसके लिए बहुत चिंतित हो जाते। मुझे ऑटम लीफ देखने चलो, निंग ने कहा। जाओ, अंकल व्हाइट ने कहा। हाल के सालों में ऑटम लीफ हर दिन तुम्हारे बेडरूम, तुम्हारे अध्ययन कक्ष और तुम्हारे प्रशिक्षण कक्ष में जाती है और वहाँ कुछ समय बिताती है। मैं समझ सकता हूँ कि इस छोटी बच्ची का मन पूरी तरह से तुम्हारे साथ ही रमा हुआ है। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी से चमकने लगीं जब उसने ब्राइट हार्ट द्वीप की ओर देखा और इस तरह उसे ऑटम लीफ दिखाई दिया। एक अध्ययन के अंतर्गत ऑटम लीफ अपने हाथों से मेज को ध्यान से पोंछ रही थी। दरअसल वहां मौजूद एक संरचना की वजह से मेज पर जरा भी धूल नहीं थी। हालांकि जब भी वह मेज को छूती तो उसे बहुत पहले के वो दृश्य याद आ जाते जब वह निंग के लिए स्याही घिसती थी और वह इस अध्ययन कक्ष में सुलेख लिखता था। युवा मालिक, आप कब वापस आएंगे? ऑटम लीफ की आंखों में आंसू भर आए। वह कुर्सी को घूर रही थी जिस पर निंग आमतौर पर बैठता था। बहुत समय हो गया था। उसने बहुत लंबा इंतजार किया था। पिछली बार जब युवा गुरु अपने गुरु के साथ दाव का अध्ययन करने गए थे तब भी वे 30 साल से ज्यादा समय के लिए गायब हो गए थे। फिर भी उन्होंने उन वर्षों को उतनी शिद्दत से महसूस नहीं किया था जितना इस बार किया। आखिरकार पिछली बार तो वह अपने दिल में जानती थी कि वे दाव का अध्ययन करने गए हैं। हालांकि इस बार वह जानती थी कि उनके युवा गुरु वास्तव में किसी खतरे के दायरे में थे जहां उनकी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती थी। ऐसे माहौल में हर दिन 1 साल जितना लंबा लगता था। इसे सहना बहुत मुश्किल था। बचपन में उसे गुलामी में बेच दिया गया था। अंततः वह जी कबीले में शामिल हो गई और जी निंग की सेवा करने के लिए एक दासी बन गई। जब से वह छोटी थी वह छोटा सा लड़का उसका सब कुछ बन गया था, उसका स्वर्ग और उसकी धरती। स्प्रिंग ग्रास को अपने पिता की चिंता थी, लेकिन ऑटम लीफ ने अपने रिश्तेदारों को बहुत पहले ही खो दिया था। उसका बस एक ही प्यारा बचा था, उसका युवा मालिक। उसने अपने युवा स्वामी, उस नन्हे से शिशु को कदम दर कदम बड़ा होते देखा था। वह ईस्टमाउंट मार्श में उसके साथ घूमती रही, तब तक उसके पीछे पीछे चलती रही जब तक वह अमर पथ पर चलकर स्टिलवाटर सिटी की ओर नहीं बढ़ गया। तब तक उसके पास अपने युवा स्वामी की देखभाल करने की शक्ति नहीं रही थी। अगर वह उसके साथ जाती तो वह उसे केवल धीमा कर देती। उसने जरा भी शिकायत नहीं की। वह स्वेच्छा से ब्राइट हार्ट द्वीप पर ही रही, चुपचाप अपने युवा स्वामी की वापसी का इंतजार करती रही। जिन दिनों वह वापस आया वे उसके लिए सबसे खुशी के दिन थे। जिन दिनों वह वापस नहीं आता था वह चुपचाप इंतजार करती रहती थी।
लेकिन इस बार उसका युवा स्वामी शायद कभी वापस नहीं लौटेगा। फ्रेयाओक। अचानक अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला। ऑटम लीफ का शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा। दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था। उसने अब भी वही फर वाले कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर अब भी वही जानी पहचानी प्यारी मुस्कान थी। बड़ी बहन ऑटम लीफ। युवा स्वामी। शरद पत्ता उत्साह से आगे बढ़ा, लेकिन जब वह निंग के पास पहुंचा तो वह हिचकिचाया। हालांकि निंग ने उसे अपनी बाहों में लेने के लिए हाथ बढ़ाया। काफी देर तक गले मिलने के बाद ही शरद पत्ता अंततः शांत हुआ। बड़ी बहन ऑटम लीफ, बाहर बर्फ बहुत खूबसूरत है, चलो बर्फ देखते हैं, निंग ने कहा। ऑटम लीफ की ओर निंग को बहुत खास अनोखी भावनाएं महसूस हुईं। उसने बचपन से ही उसकी देखभाल की थी और वे दोनों साथ साथ पले बड़े थे। उसके दिल में ऑटम लीफ उसका परिवार थी, बिल्कुल उसके माता पिता या एक सच्चे भाई बहन की तरह। उसके माता पिता मर चुके थे। उसके परिवार में सिर्फ ऑटम लीफ और अंकल वाइट ही बचे थे। शरद पत्ता उसके दिल में उसकी बड़ी बहन थी, उसकी सबसे प्यारी बड़ी बहन। अंकल वाइट एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति जो हमेशा चुपचाप उनका ध्यान रखते थे। निंग जब दूसरी औरतों के साथ होता तो अपने स्नेह को लेकर संयमित रहता, लेकिन ऑटम लीफ के साथ अगर वे गले भी मिलते तो भाई बहनों जैसा। यह एक गर्मजोशी भरा अद्भुत एहसास था। बर्फ। ऑटम लीफ ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, चलो बर्फ देखते हैं। ब्राइट हार्ट द्वीप निंग का घर था। ऑटम लीफ ने स्वाभाविक रूप से उसकी बहुत अच्छी देखभाल की थी। ब्राइट हार्ट द्वीप शुरू से ही एक खूबसूरत प्राकृतिक जगह थी। अब जमीन पर इतनी बर्फ के साथ ये सचमुच अविश्वसनीय सुंदरता वाली जगह बन गई थी, जैसी शायद ही कभी देखने को मिलती हो। दरअसल सूरज ढलने ही वाला था कि निंग ने आखिरकार कहा, बड़ी बहन ऑटम लीफ, मुझे स्टिलवाटर सिटी जाना है। मैंने अभी तक अपने गुरु को नहीं बताया है कि मैं वापस आ गई हूँ, न ही अपनी बड़ी प्रशिक्षु बहन को। जाओ। ऑटम लीफ मुस्कुराई। तुम्हारे गुरु और तुम्हारे दाव साथी भी शायद इतने सालों से तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित रहे होंगे। ठीक है। तभी निंग बादलों में ऊपर चढ़ गया और आकाश में उड़ गया। ऑटम लीफ ने अपना सिर उठाया और निंग को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव था। उसका युवा स्वामी सुरक्षित था। भले ही वह उसके पास न था, फिर भी उसे शांति महसूस हो रही थी। पानी के नीचे की संपत्ति। मुख्य महल। काले वस्त्र पहने निंग ने अपने सामने विशाल पीले भालू और 7 स्वर्ग देवताओं को देखा। वरिष्ठ भालू, अब मुझे कुछ बातें बताने का समय आ गया है ना? काले वस्त्रधारी निंग ने कहा। मुझे लगता है कि आपने कुछ अंदाजा लगा लिया होगा। विशाल भालू ने सिर हिलाया। पहले मैं आपका परिचय करा दूं। ये 7 स्वर्ग के देवता हैं जो मेरे गुरु ताओवादी थरीलाइव्स के अधीन थे। 7 स्वर्गिक देवता। हालांकि निंग को शुरू से ही इसकी आशंका थी, फिर भी यह सुनकर वह दंग रह गया। ये स्नैपहॉर्न दुनिया के उन योद्धाओं जैसे नहीं थे, जिनमें से हर एक की अपनी कमजोरियां थीं। ये स्वर्ग और पृथ्वी से जन्मे सच्चे राक्षस थे, जिनमें से हर एक के पास अद्भुत शक्ति थी। ये स्वर्ग के देवता नाइन फेंग हैं। विशाल भालू ने गंजे बुजुर्ग की ओर इशारा किया, जिसने निंग की ओर मुस्कुराते हुए अपने होंठ फड़फड़ाए। युवा स्वामी, इस बूढ़े कमीने के बहकावे में मत आना, वह हम सब में सबसे अधिक दुष्ट है। उसके बगल में बैठी सफेद भौंहों वाली सुंदरी ने कहा। क्या तुमने मुझे अभी अभी बूढ़ी कमीनी कहा? क्या तुम कह रही हो कि तुम मुझसे छोटी हो? गंजे बुजुर्ग ने उस पर झपट्टा मारा। विशालकाय भालू हंसा और फिर उस औरत की तरफ इशारा किया। ये स्वर्ग की देवता स्नो स्कॉर्पियन है। ये बहुत सीधी सादी है। युवा स्वामी, स्नो स्कॉर्पियन निंग की ओर देखते हुए प्रसन्नता से मुस्कुराए। जल्दी करो और कड़ी मेहनत करो। अपनी कठिनाइयों पर विजय पाओ और एक दिव्य देवता बनो। तब तक हम तुम्हारे साथ ब्रह्मांड में भ्रमण कर पाएंगे। इसके बाद विशाल भालू ने उस मासूम मिलनसार दिखने वाले युवक की ओर इशारा करते हुए कहा। ये स्वर्ग का देवता डवस्नैक है। स्वर्गीय देवता कबूतर सांप। निंग आश्चर्यचकित था। डवस्नैक एक सच्चा देव जानवर था जो आदिम पंगु लोक में पैदा हुआ था। वह सचमुच एक जहरीला देव जानवर था। इतना जहरीला देव जानवर इंसानी रूप में इतना सौम्य क्यों लग रहा था? और ये दोनों। विशाल भालू ने 2 बेहद हटे कट्टे आदमियों की ओर इशारा किया। एक जंगली दिखने वाला और लाल चमड़ी वाला, दूसरा बर्फीला और काली चमड़ी वाला। बहुत पहले पंगु की दुनिया में 2 दुष्ट देवताओं का जन्म हुआ था। ये दुष्ट देवता जुड़वां थे जो एक ही समय में पैदा हुए थे, एक सूर्य की धधकती सच्ची अग्नि से और एक चंद्रमा के गहरे सच्चे जल से। चाहे वे किसी से भी लड़ें, वे हमेशा साथ मिलकर लड़ते हैं। उन्हें एम्पायरियन देवता सनब्लेज और एम्पायरियन देवता डाकमून के नाम से जाना जाता है। युवा स्वामी, दोनों ने निंग की ओर देखा। निंग ने मन ही मन आह भरी। ये राक्षस देवता आदिकाल से ही जीवित थे। स्पष्टतः वे पंगु की दुनिया के युग में पैदा हुए थे और उनमें से प्रत्येक की पृष्ठभूमि असाधारण थी। यही। विशाल भालू ने गले में कड़ा पहने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा। आदिम पंगु की दुनिया के शुरुआती वीरान दिनों में गुरु के साथ आने वाला पहला व्यक्ति था। ये गुरु का दत्तक पुत्र है और इसका नाम एम्पायरियन गॉड प्राइमलाइट है। बहुत पहले मैं पिता से स्टासाइजिंग हैंड सीखना चाहता था, लेकिन अफसोस, मैं एक शून्य स्तर के फेंट गॉड के रूप में पैदा हुआ था। मेरे लिए इसे सीखना संभव नहीं था। बच्चा निंग की ओर देखते हुए हंसा। पिता के स्टासाइजिंग हैंड को आखिरकार एक वारिस मिल गया है। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके एक एम्पायरियन गॉड बन जाओ। विशालकाय भालू ने आखिरकार आखिरी आदमी रेड स्नो की ओर इशारा किया। तुम तो एम्पायरियन देवता रेड स्नो को जानते ही हो। वह गुरु के अधीन सबसे वीर एम्पायरियन देवता थे और उन सब में सबसे शक्तिशाली भी।
एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमर देवताओं में उनसे ज्यादा शक्तिशाली बहुत कम है। निंग ने कहा, मैंने मास्टर को पहले ये कहते सुना था कि सीनियर रेड स्नो सच्चा भगवान बनने से बस एक कदम दूर है। अफसोस, ये कदम इतनी आसानी से नहीं उठाया जाता। एम्पायरियन गॉड रेड स्नो ने निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल जी निंग, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या तुम सबको अपने पीछे चलने के लिए मना पाओगी या नहीं। उनके विनम्र व्यवहार से मूर्ख मत बनो। वास्तव में वे सभी अविश्वसनीय रूप से घमंडी व्यक्ति हैं। हालांकि निहिलम जोन में तुम कर्मजन्य पाप ज्वालाओं से बच निकली और अपने हृदय बल को तीसरे स्तर तक उन्नत किया। तुमने हृदय बल लगाने का एक तरीका भी विकसित किया और तलवार के ताव में निपुणता प्राप्त न करने के बावजूद तलवार बल के एक छोटे से हिस्से पर नियंत्रण पाने में कामयाब रही। मुझे भी तुम्हारे प्रति प्रशंसा का भाव महसूस करना होगा। बाकी 6 लोग तुम्हारे कायल हो गए हैं। वे बस तुम्हारे एम्पायरियन गॉड बनने का इंतजार कर रहे हैं। तुमने खुद सुना, अभी अभी वे सभी तुम्हें युवा गुरु कहकर संबोधित कर रहे थे। पुस्तक 16 अध्याय 25 एक वादा। हमारे युवा गुरु 0 स्तर के फेंट गॉड हैं जो एम्पायरियन गॉड स्तर के बेहद करीब हैं। स्नो स्कॉर्पियन ने भावुक आह भरी। अगर गॉड किंग यहाँ होते और उन्हें पता होता कि उनका भी ऐसा ही एक शिष्य है तो शायद वे बहुत खुश होते। गॉड किंग। रेड स्नो की नजरें दूर और स्वप्निल हो गईं। बाकी लोग भी चुप हो गए। वे दाववादी थरीलाइव्स के सबसे वफादार अनुयायी थे। अगर वे नहीं होते तो अनगिनत सालों के बाद भी वे पानी के नीचे की इस संपत्ति में चुपचाप इंतजार नहीं करते। काले वस्त्र पहने निंग ने हैरानी से कहा, वरिष्ठ जनों, आपने युवा गुरु कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा। और क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस पूरे समय पानी के नीचे की जगह में ही रहे हों? तभी तो आप तब भी बाहर निकल पाए जब मैं निहिलम जोन में था। हालांकि निंग उनकी बातों से थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाया था और खुद को दाववादी थरीलाइव्स का उत्तराधिकारी जानता था, फिर भी वह बाकी सब बातों को लेकर काफी उलझन में था। मुझे समझाने दो, एक स्पष्ट आवाज गूंजी। ये बच्चा था जिसने निंग की ओर देखा। एम्पायरियन गॉड प्राइमलाइट, निंग ने उसे संबोधित किया। तुम मुझे बस प्राइमलाइट कह सकते हो। बच्चा हंसा। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। मैं तुम्हें जितना हो सके उतना सरल तरीके से समझा दूं। पिता आदिकालीन अराजकता के सच्चे देवता के रूप में ब्रह्मांड की आदिकालीन अराजकता के भीतर से ही जन्मे थे। वे अपार शक्तियों के साथ पैदा हुए थे। पंगु द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना के बाद कई दुष्ट देवताओं का जन्म हुआ। दुष्ट देवताओं को स्वाभाविक रूप से युद्ध करना पसंद होता है और इसलिए उनके युद्ध पूरे आदिकालीन संसार में फैल गए। कुलपिता सुभूति जैसी सर्वोच्च शक्तियां पालौकिक हैं। वे स्वयं को एकांत में रखते थे और इन युद्धों में शायद ही कभी भाग लेते थे। हालांकि पिता को युद्ध करना बहुत पसंद था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से स्टासाइजिंग मनों के भीतर बड़ी संख्या में दुष्ट देवताओं को अपने समूह में एकत्रित किया। आदिम पंगु लोक में स्टासाइजिंग मनों काफी प्रसिद्ध था। बालक ने आगे कहा, स्टासाइजिंग मनों के भीतर स्थित सेनाओं में कई दुष्ट देवता शामिल थे और सभी पिता के आदेश के अधीन थे। हम 7 लोग भी स्टासाइजिंग मनों के सदस्य थे। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। आदि पंगु की दुनिया ने अनगिनत तूफानों और कष्टों का सामना किया, लेकिन वह उन सभी से सुरक्षित रूप से गुजर गई। लेकिन वह अंतिम युद्ध, वह युद्ध जिसने आदिम दुनिया को तहस नहस कर दिया, वह युद्ध जिसमें पिता का निधन हुआ, वह पहले हुए सभी युद्धों से बिल्कुल अलग था। बच्चे की आंखों में एक तीखी, जानलेवा नजर थी। वह एक राक्षस देवता था जो स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुआ था, लेकिन थरीलाइव्स, वह एक सच्चा देवता था जो आदिम अराजकता से पैदा हुआ था। पिता और पुत्र की यह जोड़ी, वे कई जैविक जोड़ों की तुलना में एक दूसरे के अधिक करीब थे। इतने सालों तक उसे पता ही नहीं चला कि थरीलाइव्स का नाश हो चुका है। जब तक विशाल पीले भालू को कुलपिता सुभूति से यह सूचना नहीं मिली, तब तक इन स्वर्ग के देवताओं को इसकी जानकारी नहीं मिली थी। अनगिनत सालों से उसे उम्मीद थी कि वह अपने पिता को फिर से जीवित और स्वस्थ देख पाएगा, लेकिन अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर वह निराशा से भर गया था। वह भयंकर क्रोध से भर गया था। वह युद्ध करना चाहता था, वह बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अभी इतना मजबूत नहीं था। हमें भी ठीक से पता नहीं है कि उस युद्ध के दौरान क्या हुआ था। आखिरकार हमने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। हम बस इतना जानते हैं कि पिताजी मानुवा का साथ देने के अपने फैसले पर अडिग थे और उस युद्ध में वे उनके साथ खड़े रहे। बच्चे ने कहा, उसने मानुवा का अनुसरण किया। निंग ने चुपचाप इस तथ्य को याद कर लिया। नुवा पूरे 3 लोगों में नंबर 1 थी। वह पंगु के स्तर तक पहुंच गई थी। क्या ये हो सकता है कि यह युद्ध गुटीय युद्ध था? मानुवा एक गुट की थी, क्या और भी गुट थे? निंग अच्छी तरह जानता था कि कभी कभी गृहयुद्ध किसी बाहरी आक्रमणकारी के खिलाफ युद्ध से कहीं ज्यादा क्रूर और घातक हो सकता है। मानुवा हमारी रक्षा करने में असमर्थ थी। पिताजी ने उनका अनुसरण किया और इसलिए उस युद्ध से पहले मानुवा ने हमें पीछे हटने का रास्ता बनाने में मदद की। बच्चे ने कहा, पिता ने इस संपत्ति खजाने को बनाने में बहुत मेहनत की है जिसे आपने हासिल किया है। इसके अलावा मानुवा ने इस संपत्ति के भीतर एक विशाल दुनिया में स्थानांतरित होकर उसकी स्थापना की। इस दुनिया को हम स्टासाइजर प्रमुख दुनिया कहते हैं। यही वह जगह है जहां हम रहते हैं। क्या पानी के नीचे की इस संपत्ति के अंदर एक बड़ी दुनिया है? निंग दंग रह गया, लेकिन यद्यपि वह स्तब्ध था, वह जल्दी ही संभल गया और समझ गया।
ये बात समझ में आए। 3 लोगों के कुछ अनमोल प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों में स्वाभाविक रूप से एक प्रमुख दुनिया समाहित थी। जहाँ तक उन खजानों की बात है जिन्हें अपने भीतर एक प्रमुख दुनिया समाहित करने के लिए गढ़ा गया था। ज्यादातर सच्चे देवता या दैवीय पिता उन्हें बनाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन मातानुवा थीं। दरअसल उन्होंने एक से ज्यादा दुनियाएं बनाई थीं। जादुई खजानों में समाहित प्रमुख दुनियाओं को आमतौर पर गुफालोक कहा जाता था। हम सब जानते थे कि पिता एक उत्तराधिकारी की तलाश में थे। वह अपनी दिव्य क्षमता स्टारसाइजिंग हैंड को खोने नहीं देना चाहते थे, बच्चे ने कहा। पिता इतने शक्तिशाली थे कि स्टारसाइजिंग मैनर की सभी सेनाओं को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन क्या उनका उत्तराधिकारी ऐसा कर पाएगा, कोई नहीं कह सकता था। इसलिए पिता ने उन सभी दुष्ट देवताओं को अगले स्वामी के साथ यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं किया। जो रुकने को तैयार थे वे रुक सकते थे, जो नहीं रुकना चाहते थे वे जा सकते थे। बच्चे ने कहा, कुछ फेंट गॉड्स चले गए, लेकिन हम स्टारसाइजर दुनिया में ही रहे। हम इंतजार कर रहे हैं, पिताजी के उत्तराधिकारी का इंतजार, हमारे स्टारसीजिंग मैनर के नए मालिक का इंतजार। बच्चे ने निंग की ओर देखा। अन्य स्वर्गिक देवताओं ने भी निंग की ओर देखा। उनके दिलों में निंग एकदम सही उम्मीदवार थे, सबसे बेहतरीन उम्मीदवार। हालांकि निंग का खून खौल रहा था, फिर भी वह जल्दी ही शांत हो गया। क्या तुम मुझे स्टारसाइजर मेजर की दुनिया के बारे में बता सकते हो? क्या कोई वहां प्रवेश कर सकता है? नहीं। पास खड़ा हिम बिच्छू खुशी से मुस्कुराया। स्टारसाइजर की मुख्य दुनिया मानुवा ने बसाई थी और उन्होंने ही इसके चारों ओर संरचनाएं स्थापित की थीं। सच्चे देवताओं या दैवीय पिताओं को भी इसमें प्रवेश करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता। जब हम स्टारसाइजिंग मनों से निकले थे तो हमने अपने नियंत्रण वाली संरचनाओं का इस्तेमाल करके बाहर निकलने का रास्ता बनाया था, लेकिन एक बार जब हम वहां से निकल गए तो हम स्टारसाइजर दुनिया को तुरंत ढूंढ नहीं पाएंगे। आखिरकार स्टारसाइजर दुनिया स्टारसाइजिंग मनों के अंदर ही है। निंग ने पूछा, इन संरचनाओं का नियंत्रण किसके पास है? मैं, प्राइमलाइट और स्नो स्कॉर्पियन, एम्पायरियन देवता रेड स्नो ने कहा। प्राइमलाइट सबसे पहले गॉडकिंग और गॉडकिंग के बेटे का अनुसरण करने वाला था। गॉडकिंग ने उस पर भरोसा किया। स्नो स्कॉर्पियन और मैं पहले भी गॉडकिंग के दुनिया भर के अभियानों में उनके साथ रहे थे और हम उनके अधीन 2 सबसे शक्तिशाली एम्पायरियन देवता थे, बाकी सभी हमारे अधीन रहते थे। इस प्रकार हम तीनों ने उन संरचनाओं पर नियंत्रण कर लिया जो पूरी दुनिया की रक्षा करती हैं। निंग ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि मेरे गुरु दाओवादी थरीलाइव्स ने आदेश दिया था कि मेरे एम्पायरियन भगवान बनने से पहले आपको मेरे जीवन के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? निंग ने पूछा। ठीक है, एम्पायरियन देवता रेड स्नो ने सिर हिलाया। लेकिन आपने मुझे निहिलम जोन में बचाया, निंग ने कहा। अगर हम तुम्हें नहीं बचाते तो भी स्टारसाइजिंग मैनर स्नैपहॉर्न दुनिया के आकाओं के हाथों में पड़ जाता। वे शायद उसे जबरदस्ती बांधकर स्टारसाइजर की मुख्य दुनिया खोज लेते और तब भी हमें उनसे लड़ना पड़ता। चूंकि यही स्थिति थी, हम सातों बाहर आ गए, रेड स्नो ने समझाया। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं था, निंग हंसा। लेकिन जब से आप बाहर आए हैं वरिष्ठ जनों, तीनों लोग इस समय एक बड़े तूफान के मुहाने पर हैं और ये तूफान उस तूफान से कमजोर नहीं है जिसने आदि लोक को तबाह कर दिया था। मेरे गुरु ने भी कहा था कि वे इस तूफान में नष्ट हो सकते हैं। मेरे जैसे युवा के लिए तो ये बात लाजिमी है। इसलिए सच कहूँ तो मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन अगर आप मदद करने को तैयार नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। तीनों लोग इस समय सचमुच अराजकता की स्थिति में हैं। स्नो स्कॉर्पियन ने मन ही मन दूसरों को संदेश दिया। चूंकि हम बाहर आ ही गए हैं तो बेहतर होगा कि हम अभी युवा स्वामी का अनुसरण करें। बच्चे ने जवाब में कहा, पिताजी का आदेश कायम रहेगा। देवराज ने हमें निर्देश तो दिए, लेकिन उन्हें कैसे लागू करना है ये हम पर ही छोड़ दिया। तीनों लोगों में बहुत उथल पुथल है। इन तूफानों का स्वयं अनुभव करना हमारी शक्ति बढ़ाने में भी सहायक होगा। गंजे बुजुर्ग ने संदेश भेजा। बड़े भाई रेड स्नो, मैं आपके नेतृत्व का अनुसरण करूंगा। मैं भी ऐसा ही करूंगा। सनब्लेज और डाकमून दोनों ने रेड स्नो की ओर देखा। सबने रेड स्नो की तरफ देखा। रेड स्नो उनका असली नेता था। एक तो वह बहुत ताकतवर था, दूसरे जिस तरह से वह मामलों को संभालता था वह काफी विश्वसनीय था। रेड स्नो चुप था और निंग की ओर देखते हुए सोच रहा था। निंग ने रेड स्नो की ओर देखा। जी निंग, स्वर्ग के देवता रेड स्नो ने कहा, तीनों लोकों में सचमुच एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ईश्वर के आदेशों का अक्षरशः पालन करना वर्तमान परिस्थितियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, लेकिन अगर हम आपकी बात माने तो इससे आपको संयमित रहने में जरा भी मदद नहीं मिलेगी। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, स्वर्ग के देवता बनने से पहले आपके पास हमसे मदद मांगने का एक मौका है। हम सातों अपनी पूरी ताकत आपकी मदद के लिए लगा देंगे, लेकिन हम ये सिर्फ एक बार करेंगे। एक बार जब आप अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तो हम निश्चित रूप से आपकी दोबारा मदद नहीं करेंगे। अगर आप मर भी गए तो हम बस खड़े होकर देखते रहेंगे। अगर आप मर गए तो इसके लिए सिर्फ आप खुद जिम्मेदार होंगे, आपकी कमजोरी और साथ ही आपकी बदकिस्मती भी। अन्य 6 स्वर्गिक देवताओं ने भी निंग की ओर देखा। निंग हंसा। ठीक है, आप सातों की मदद का यह वादा ही काफी है सीनियर्स। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है जो मेरी जान बचा लेगा। अगर मैं फिर भी स्वर्ग का देवता बनने से पहले ही मर गया तो इसके लिए मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। हम एम्पायरियन गॉड रेड स्नो ने सिर हिलाया। हालांकि बच्चे ने निंग से आग्रह किया, जी निंग, जल्दी करो और एक स्वर्ग देवता बन जाओ। खूबसूरत महिला ने कहा, हमें ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाइए। हमारे स्टारसीजिंग मैनर को एक मैनर मास्टर की जरूरत है। मिलनसार दिखने वाले युवक ने भी निंग की ओर देखा।
उनकी आंखें आशा से भरी थीं। वाह, वे सभी 7 लोग गायब हो गए। निंग ने राहत की सांस ली। सच कहूं तो उसे उम्मीद नहीं थी कि ये 7 स्वर्ग के देवता हर समय उसके साथ चलने को राजी हो जाएंगे। एक बार मदद करने का वादा ही काफी था। आखिरकार ऐसे खतरनाक समय में आने वाले तूफान का अदृश्य दबाव निंग को लगातार दबाव और खतरा महसूस करा रहा था। वह स्वाभाविक रूप से अपनी सारी उपलब्ध शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को इस तूफान से बचने का बेहतर मौका देना चाहता था। वह इस तूफान में जिंदा रहना चाहता था। उससे भी ज्यादा वह चाहता था कि उसके प्रियजन और उसकी प्रेमिका जिंदा रहें। अंधेरा था। स्टिलवाटर सिटी, ब्लैक व्हाइट कॉलेज के अंदर। यूवेई उस समय अपने घर में चुपचाप अपने मन में विचार कर रही थी। उसके बगल में एक मोमबत्ती जल रही थी जो रोशनी से टिमटिमा रही थी। यूवेई की आंखों में एक बहुत ही उलझन भरी नजर थी। मुझे जुनूनी होना बंद करना होगा। मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। यूवेई अकेले ही कमरे से बाहर चली गई और सिर उठाकर आसमान को घूरने लगी। अंधेरा हो चुका था। अंधेरे आसमान में अर्धचंद्र धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से बुदबुदाया, जूनियर प्रशिक्षु भाई, वापस आ जाओ। तुम्हें वापस आना ही होगा। अचानक यूवेई को अपने दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। फुश, वह तुरंत हवा के झोंके की तरह हवा में उड़ गई। वहां हवा में अंधेरे आसमान में एक युवक प्रकट हुआ था। वह दूर किसी को घूर रहा था। दूर यूवेई की आंखें आश्चर्य और खुशी से भरी थीं। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसे अभी अभी एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ था जिसके कारण वह आसमान में उड़ गई थी। मानो भाग्य ने उसकी आत्मा में चुपचाप फुसफुसा दिया हो। निंग बस यूवेई को देखता रहा। उसकी आंखों में देखकर निंग को तुरंत अपनी बड़ी बहन ऑटम लीफ की याद आ गई। यूवेई और ऑटम लीफ दोनों में एक समानता थी। दोनों ही जी निंग को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। जी निंग की खातिर दोनों अपनी जान भी दे सकते थे। निंग ऑटम लीफ से इसे महसूस कर सकता था और वह यूवेई से भी इसे महसूस कर सकता था। उसने अमर नियति सम्मेलन के दौरान इसे महसूस किया था और अब यह एहसास पहले से भी ज्यादा गहरा था। निंग को यह एहसास नहीं था कि यूवेई के दानव हृदय संकट के दौरान वह उसके साथ 3000 साल से भी ज्यादा समय तक मायावी दानव हृदय की दुनिया में रही थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, निंग ने अंततः उसे पुकारा। पुस्तक 17, अध्याय 1। जी निंग अभी भी जीवित है। ब्लैक व्हाइट कॉलेज में कई पर्वत शिखर थे और औपचारिक शिष्यों की संपत्तियां आमतौर पर उनमें से एक के ऊपर स्थित होती थीं। ब्लैक व्हाइट कॉलेज की एक अनाम पर्वत चोटी के पहाड़ी रास्ते पर चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था और स्वप्निल चांदनी जी निंग और यूवेई पर धुंध की तरह पड़ रही थी। निंग और यूवेई उस समय एक दूसरे का हाथ थामे पहाड़ी रास्ते पर नश्वरों की तरह टहल रहे थे। यह अच्छा है, यूवेई ने धीरे से कहा। निंग ने यूवेई की ओर देखा। यूवेई ने निंग की ओर देखते हुए मुस्कुरा दी। वह हमेशा से ही एक अमर परी की तरह खूबसूरत रही थी, एक सच्ची बेमिसाल खूबसूरती। उसकी यह मुस्कान जो उसके दिल की गहराइयों से निकली थी, निंग को तुरंत मदहोश कर गई। यूवेई ने कहा, पिछले कुछ सालों में मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। मैं हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहती थी। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ और इस समय मैं बहुत शांत महसूस कर रही हूँ। मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। यह मेरी जल्दबाजी थी। निंग को अपराध बोध हुआ। पिछली बार यंग फ्लेम कबीले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वह सचमुच बहुत घमंडी हो गया था। ये तुम्हारी गलती नहीं है, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई। किसने सोचा होगा कि उनके पास विल्टहोल्ड पैगोडा जैसा प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाना होगा। आखिरकार दिव्य अमर प्राणियों के पास ऐसे आत्मिक खजाने होना बहुत दुर्लभ है। अगर उनके पास एक भी हो तो भी ऐसी आत्माएं जो वास्तविकता को चीरकर आपको कहीं और टेलीपोर्ट कर सकें और भी दुर्लभ हैं। यूवेई ने कहा। निंग हंसी। बस हो गया सीनियर प्रशिक्षु बहन, मैंने अभी तक तुम्हें दिव्य अमर बनने की बधाई नहीं दी है। तुम तो मुझसे भी तेज थीं। स्वर्गीय अमर बनने के बाद भी मुझे हर दिन सिरदर्द होता है। यूवेई ने अपने रास्ते में पड़े एक छोटे से पत्थर को धीरे से लात मारकर हटा दिया। पत्थर दूर एक पेड़ से टकराया जिससे पेड़ की शाखाओं से बर्फ की कुछ बूंदें नीचे गिरने लगीं। क्या हुआ? निंग ने पूछा। आपको गए 18 साल से ज्यादा हो गए हैं। हालांकि स्टिलवाटर कमांडरी में नाटकीय बदलाव आया है, यूवेई ने कहा। उदाहरण के लिए स्टिलवाटर का वर्तमान मार्क्विस अब नॉर्थमोट यिन नहीं है, अब नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर है। अरे, निंग हैरान था। नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर। अतीत में नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर और नॉर्थमोट यिन ने मार्क्विस के पद के लिए संघर्ष किया था और अंत में नॉर्थमोट यिन ने जीत हासिल की थी। निंग के वापस लौटने और सेलेस्टियल इमॉर्टल्स यूनिटी और हेंचमोट के साथ गठबंधन में शामिल होने के बाद भी स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले ने नॉर्थमोट यिन की स्थिति नहीं बदली। ऐसा क्यों था कि निंग के 18 साल के गायब रहने के दौरान नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर ने अंततः वह स्थान ले लिया? यूवेई ने कहा, नॉर्थमोट यिन की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टिलवाटर कमांडरी में इतनी अराजकता थी कि मार्क्विस की भी हत्या कर दी गई? निंग हैरान रह गया। यह आपके अनुमान से भी बदतर है, यूवेई ने कहा। नॉर्थमोट यिन की हत्या नहीं हुई थी, उसे सेलेस्टियल इमोर्टल यूनिटी ने मार डाला था। उसे इसलिए मारा गया क्योंकि नॉर्थमोट कबीले के आधे से ज्यादा उच्च स्तरीय सदस्य सीमलेस गेट का समर्थन करना चाहते थे। जब उन्होंने सेलेस्टियल इमोर्टल यूनिटी को ये सिफारिश की तो उन सभी गद्दारों का, जिनमें नॉर्थमोट यिन का गुप्त समर्थन करने वाले भी शामिल थे, सफाया कर दिया गया। एक भी नहीं बख्शा गया। निंग अब सचमुच हैरान थी।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब सेलेस्टियल इमोर्टल हंचमोट के अपहरण के साथ शुरू हुआ। यूवेई ने कहानी सुनानी शुरू की कि कैसे उस पर और सेलेस्टियल इमोर्टल पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें फंसाया गया, और उसने उसे पूरे ग्रैंड जिया की स्थिति का एक मोटा मोटा अवलोकन भी दिया। पहाड़ की चोटी पर निंग और यूवेई एक चट्टान के पास बैठे थे और रात के आकाश को देख रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सीमलेस गेट इतना बेधड़क और दुस्साहसी हो जाएगा। निंग ने भौहें चढ़ाईं। इससे पहले ग्रैंड जिया राजवंश उन पर लगाम लगाए हुए था, लेकिन अब उन्होंने सचमुच इतने सारे दिव्य अमरों की हत्या करने की हिम्मत की है? क्या वे सचमुच युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। यूवेई ने अपना सिर हिलाया। 18 साल पहले ग्रैंड जिया राजवंश कम से कम सतह पर शांत था। बहुत कम दिव्य अमर नष्ट हो गए थे, लेकिन अब दिव्य अमर एक के बाद एक दाएं बाएं मर रहे थे। सीमलेस गेट ने तो यूनिटी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए हंचमोट का अपहरण करने जैसी हरकतें भी करने की हिम्मत की थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे कितने निडर हो गए थे। क्या उन्होंने जिया सम्राट को सूचित नहीं किया? निंग ने पूछा। चूंकि सीमलेस गेट को दिव्य अमर एकता की इतनी परवाह है, तो जिया सम्राट उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, है ना? बेशक हमने किया, यूवेई ने कहा। अभी आज ही हमें जिया सम्राट का संदेश मिला। उन्होंने हमें ये सूचित करने के लिए किसी को भेजा है कि पूरे ग्रैंड जिया राजवंश के कई दिव्य अमर खतरे में हैं और उन्हें अंतिम राजनयिक चेतावनी पत्र प्राप्त हुए हैं। बहुत से लोग उनसे समर्थन मांग रहे हैं। वह हम दिव्य अमरों से एक दूसरे की मदद करने के लिए कह रहे हैं। जिया सम्राट तो बस चीजों को होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निंग ने भौहें चढ़ाईं। वरिष्ठ यूनिटी वाकई काफी प्रभावशाली है। कुछ समय पहले सीमलेस गेट ने 36 दिव्य अमरों को उस पर सामूहिक हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन वे फिर भी हार गए, यूवेई ने कहा। दिव्य अमर यूनिटी को मारना आसान नहीं होगा। इसके विपरीत हमारा श्वेत कॉलेज। खैर, हम वरिष्ठ यूनिटी जितने मजबूत नहीं हैं, इसलिए हमें इसके लिए काफी कष्ट सहना पड़ा है। निंग को अब समझ आ गया कि यूवेई को किस बात की चिंता थी। ब्लैक व्हाइट कॉलेज यूनिटी के साथ खड़ा था। जब सीमलेस गेट यूनिटी के खिलाफ कार्रवाई करने गया तो उन्होंने शायद ब्लैक व्हाइट कॉलेज को भी इसमें शामिल कर लिया। आखिरकार ब्लैक व्हाइट कॉलेज में 2 सेलेस्टियल इमॉर्टल्स भी थे। दिव्य अमर एकता को मारना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन श्वेत श्याम महाविद्यालय के दिव्य अमरों को मारना तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा आसान था। यूवेई और अमर डायनाकाई बिल्कुल साधारण थे। आखिरकार उन्होंने अभी अभी अपने कष्टों पर विजय पाई थी। वे दिव्य अमर एकता के बराबर तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, है ना? निंग मुस्कुराया। जूनियर प्रशिक्षु भाई, तुम अपनी मुश्किलों से उबर नहीं पाए हो। यूवेई ने सचमुच अपना सिर हिलाया। सीमलेस गेट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हमें सावधान रहना होगा। उसी रात अमर डायनाकाई की संपत्ति के भीतर मालिक निंग ने अमर डियाकाई को देखा। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। अमर डायनाकाई ने निंग की ओर देखा, एक लंबी आह भरी, फिर मुस्कुराए। तुम अधर्मी शिष्य, जब तुम वापस आए तो मुझसे मिलने नहीं आए। तुम पहले अपने दाव साथी से मिलने गए थे। पास में खड़ा यूवेई हंस रहा था। मुझे दोष मत दीजिए गुरु, मैं अपनी गलतियां स्वीकार करता हूँ। निंग भी हंसने लगा। पहले बैठो, बाद में सीनियर यूनिटी आएंगी, अमर डायनाकाई ने कहा। कुछ समय बाद खुले बाल और भूरे रंग के वस्त्र पहने एक युवक अंदर आया। निंग, अमर डायनाकाई और यूवेई सभी अपने पैरों पर खड़े हो गए। जी, निंग लौट आई है। दूसर वस्त्रधारी युवक मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैंने सुना है कि तुमने पहले यंग फ्लेम वंश के 2 शक्तिशाली दिव्य अमरों को मार डाला था। कितने वीर! तुम कर्म के पाप प्रलय पर विजय पाकर हमारे पास लौट आए। मुझे लगता है कि जो कोई भी इसके बारे में सुनेगा वह तुम्हारे प्रति प्रशंसा से भर जाएगा। आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं सीनियर। मैं तो बाकियों से थोड़ा ज्यादा भाग्यशाली था, वरना मैं वापसी ही नहीं कर पाता। निंग ने कहा। सब बैठ जाओ, दिव्य अमर एकता ने कहा। चारों तुरंत बैठ गए। यूनिटी ने निंग की तरफ देखा। मुझे लगता है अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा। जी निंग, मैंने अभी अभी उनसे सुना है। मैंने सोचा भी नहीं था कि पिछले 18 सालों में ग्रैंड जिया राजवंश इतना बदल जाएगा। सीमलेस गेट ने पहले ही सौहार्द के सारे दिखावे छोड़ने शुरू कर दिए हैं। निंग ने सिर हिलाया। स्वर्गीय अमर हंचमोट को पकड़ लिया गया। काश, जब तूफान आता है तो उसे कौन टाल सकता है? यूनिटी ने निंग की ओर देखा। सीमलेस गेट ने हमें अपनी अंतिम चेतावनी दे दी है और स्वाभाविक रूप से मैंने अपनी तैयारी कर ली है। ये पूरा स्टिलवाटर शहर हमेशा से मेरे नॉर्थमोट कबीले का आधार रहा है। एक पीढ़ी के बाद एक हमने इस जगह पर अनगिनत संरचनाएं स्थापित की हैं। मैं आपके ब्लैक व्हाइट कॉलेज से स्टिलवाटर शहर की संरचनाओं को नियंत्रित करने में मेरी मदद करने का अनुरोध करना चाहती हूँ, ताकि मैं सीमलेस गेट के खिलाफ लड़ाई पर पूरे मन से ध्यान केंद्रित कर सकूं। ब्लैक व्हाइट कॉलेज को संरचना से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आज जिया सम्राट ने मेरे लिए एक दूत भेजा है। इस समय कई लोग खतरे में हैं और वह मेरी मदद करने में असमर्थ हैं, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है। मैं कल यूवेई और डायनाकाई को बताना चाहती थी, लेकिन चूंकि आप आज वापस आ गई हैं जी निंग, इसलिए मैं आज रात आप सभी से बात करने आई हूँ, यूनिटी ने कहा। निंग, यूवेई और डायनाकाई सभी ने एक दूसरे पर नजर डाली। निंग ने कहा, चूंकि आपने अनुरोध किया है सीनियर यूनिटी,
हमारा ब्लैक व्हाइट कॉलेज निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि आप हमसे निराश न हों। दिव्य अमर एकता को कुछ एहसास हुआ था। श्वेत श्याम महाविद्यालय में 3 शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। यू वेई और जी निंग दाव साथी थे, जबकि अमर डायनाकाई और जी निंग गुरु और शिष्य थे। दरअसल जी निंग ने एक बार अपने गुरु के संकट के दौरान उनकी रक्षा की थी और पूरी क्रूरता से युद्ध किया था, जबकि डायनाकाई यंग फ्लेम कबीले से तब भी लड़ने को तैयार था जब वह केवल 0 स्तर पर था। इससे पता चलता था कि वे दोनों कितने करीब थे। स्पष्ट रूप से जी निंग यू वेई और अमर डायनाकाई दोनों को प्रभावित करने में सक्षम था, जिसने उसे श्वेत श्याम महाविद्यालय का सच्चा नेता बना दिया। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद सेलेस्टियल इमोर्टल यूनिटी चली गई। निंग, यू वेई और अमर डायनाकाई काले गोरे कॉलेज के 3 शक्तिशाली विशेषज्ञ अब आपस में चर्चा कर रहे थे। हमारा ब्लैक व्हाइट कॉलेज इस लड़ाई में सबसे कमजोर पक्ष है, चाहे हम अपनी तुलना सेलेस्टियल इमोर्टल यूनिटी से करें या सीमलेस गेट से। इमोर्टल डायनाकाई ने कहा, सीनियर यूनिटी जानती है कि हम मुश्किल में हैं। यही अच्छा है, हम अपनी संरचना के भीतर रहेंगे और सहायता प्रदान करेंगे। अगर संरचना भी उनके हमलों का सामना करने में असमर्थ है तो हम ग्रेटर टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके वहां से निकल जाएंगे। सही। यू वेई और निंग दोनों ने सिर हिलाया। निंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये सच था कि 18 सालों की लगातार लड़ाइयों में वह कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था और शायद शक्ति के मामले में वह सेलेस्टियल इमोर्टल यूनिटी से भी बेहतर था। हालांकि ये देखते हुए कि सीमलेस गेट एक बड़ी शक्ति थी जिसने ग्रैंड जिया राजवंश के खिलाफ इतने ढीठ और अहंकारी अंदाज में कार्रवाई करने की हिम्मत की, हो सकता है कि वे अचानक एक सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता को जन्म दें जो निंग का सफाया कर दे। जी निंग, स्वर्गीय खजाने के पहाड़ ने हमारे श्वेत श्याम कॉलेज में किसी को तैनात कर दिया है। अमर डायनाकाई ने कहा, वे तुम्हारी खबर का इंतजार कर रहे थे। अब जब तुम वापस आ गई हो तो क्या हमें स्वर्गीय खजाने के पहाड़ को बता देना चाहिए? यह क्या है? निंग आश्चर्यचकित था। क्या स्वर्गीय खजाने के पहाड़ ने वास्तव में किसी को यहाँ स्थायी रूप से तैनात कर रखा था जो उसके बारे में समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था? ऐसा लग रहा था मानो जिया सम्राट को सचमुच अपनी हैसियत की बहुत परवाह थी। आगे बढ़ो और उन्हें बताओ, निंग ने कहा। उनके अपने गुरु कुलपिता सुभूति, पिता क्रिम्सन ब्राइट के अच्छे मित्र थे। जिया सम्राट ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। ये बात उनसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अमर डायनाकाई ने सिर हिलाया। ग्रैंड जिया की शाही राजधानी स्काईलाइट पैलेस। काले वस्त्र पहने जिया सम्राट एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग के सामने बैठे थे। वे पत्थरों का खेल खेल रहे थे। क्लिक। जिया सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। जिया मांग, अगर तुम अपने नुकीले दांत ज्यादा दिखाओगे तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, फिर अपना पत्थर बोल्ट पर दबा दिया। बेहतर होगा कि तुम एक कदम पीछे हटो और बड़ी तस्वीर देखो। हालांकि जिया सम्राट ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्लिक क्लिक क्लिक। शतरंज के पत्थरों के बोल्ट पर दबने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। तुम हार गए। सफेद बालों वाला बुजुर्ग खड़ा हो गया। जिया मांग, थोड़ा समय निकालो और सोचो। लेकिन हाँ, तुम हमारे आदिम शाही कुल के वंशज ही रहोगे। तुम किसी भी हाल में दूसरों के हाथों खुद को इतनी आसानी से प्रताड़ित नहीं होने दे सकते। चाहे तुम पीछे हटना चुनो या लड़ना, तुम्हें इसे खूबसूरती से करना होगा। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मेरे पास आओ। धन्यवाद चाचा। जिया सम्राट अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सफेद बालों वाला वह बुजुर्ग हंसा, फिर आसमान में उड़ गया और गायब हो गया। हालांकि जिया सम्राट ने अपनी भौहें सिकोड़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद प्रकाश की एक किरण उड़ती हुई आई। ये स्काईफॉक्स था। मास्टर, अमर स्काईफॉक्स अंदर आया। यह क्या है? जिया सम्राट ने पूछा। जी निंग वापस आ गई है, अमर स्काईफॉक्स ने धीमी आवाज में कहा। जिया सम्राट चौंका। वह वापस आ गया? जिंदा? हाँ, वह कल रात ही वापस आया था। हमें आज सुबह ही खबर मिली, इमोर्टल स्काईफॉक्स ने कहा। क्या वह जिंदा वापस आ गया? मैंने तो वेनफ्रीक से भी इस बारे में बात की थी। वेनफ्रीक ने बताया कि उसने जी निंग को निहिलम जोन में निर्वासित कर दिया है। जिया सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। आदिकालीन खंडहर दुनिया का निहिलम जोन, वह सचमुच एक असीम विशाल जगह है। वहाँ की शून्य तरंगें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। शून्य तरंगों के विरुद्ध जाते हुए उस जगह से निकलने के लिए कम से कम किसी सच्चे ईश्वर या दावफादर की शक्ति तो होनी ही चाहिए। यह उनके रहस्यमय दावफादर गुरु ही रहे होंगे जिन्होंने हस्तक्षेप किया। ये दावफादर अपने शिष्यों की बहुत परवाह करता है। वह वास्तव में उसे ढूंढने निहिलम जोन में गया था। तो फिर स्टिलवाटर कमांडरी के संबंध में अमर स्काईफॉक्स ने फुसफुसाती आवाज में कहा। पुस्तक 17, अध्याय 2, राजा यान का आगमन। जिया सम्राट ने अपना सिर हिलाया। पूरा ग्रैंड जिया राजवंश इस तूफान से हिल रहा है। मेरे 3600 कमांडरी में से 60% से ज्यादा मुझसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। सीमलेस गेट चाहे कितना भी दुर्जय क्यों न हो, वे इतने सारे मार्क्विस्टम और कुलों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके अलावा मेरे पास मौजूद खुफिया जानकारी के अनुसार मदद मांगने वालों में से कुछ ने तो बहुत पहले ही सीमलेस गेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। सीमलेस गेट वाकई बहुत शक्तिशाली था। नॉर्थमोट कबीले के आधे से ज्यादा उच्च स्तरीय सदस्यों को अपने साथ शामिल होने के लिए मना पाना उनकी ताकत का सबूत था। ग्रैंड जिया राजवंश में वाकई कई कबीले थे जो पहले ही उनके पक्ष में शामिल हो चुके थे। वे पहले ही सीमलेस गेट में शामिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझसे मदद की भीख मांग रहे हैं। जिया सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। अभी मुझे स्थिति की स्पष्ट तस्वीर नहीं मिल रही है। 60% से ज्यादा मार्क्विस्टम मेरी मदद मांग रहे हैं, लेकिन किन लोगों को वाकई मदद की जरूरत है और किन लोगों को दिखावा,
हालांकि स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले का दावा है कि स्वर्गीय अमर हंचमोट को जिंदा पकड़ लिया गया था, लेकिन ये सिर्फ एक कैद थी। कौन जाने ये किसी साजिश का हिस्सा हो, जिया सम्राट ने कहा। समझ गया। अमर स्काईफॉक्स ने सिर हिलाया। अभी हालांकि कुछ झड़पें हो रही हैं, फिर भी पूरे ग्रैंड जिया पर मेरा नियंत्रण काफी हद तक स्थिर है। जिया सम्राट ने धीरे से कहा, असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। हमें दृढ़ रहना होगा और अव्यवस्थित तरीके से काम नहीं करना होगा। हालांकि सीमलेस गेट हिलना शुरू हो गया है, उन्हें हिलने दो। वे जितना हिलेंगे उतना ही खुद को मेरे सामने प्रकट करेंगे। फिलहाल मेरी तलवार म्यान में ही रहने दो, क्योंकि जैसे ही वह बाहर आएगी वह उनकी कमजोरियों पर वार करेगी। सीमलेस गेट ग्रैंड जिया की मेरी दुनिया छीनना चाहता है। हम देखते हैं कि क्या वे मुझे इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर पाते हैं। अमर स्काईफॉक्स ने सिर हिलाया। फिर भी जी निंग की क्षमता वाकई अद्भुत है। दिव्य कष्ट सहने से पहले ही वह 2 दिव्य अमरों को मार गिराने में सक्षम था। 1 सदी से भी कम समय तक प्रशिक्षण लेने के बावजूद वह कर्म के पापों को सहने में सक्षम था। मुझे लगता है कि वह जल्द ही अपने कष्ट सहेगा। वह शतरंज का एक महत्वपूर्ण मोहरा बनने वाला है, जिया सम्राट ने कहा। और मेरे गुरु ने जो कहा है उसके आधार पर जी निंग निश्चित रूप से हमारे पक्ष में है। जिया सम्राट निंग को बहुत महत्व देते थे। आखिरकार जी निंग की अब तक की सभी उपलब्धियां बेहद अलौकिक थीं। शून्य स्तर पर उसने 2 दिव्य अमरों का वध किया था, फिर कर्म की अग्नि ज्वालाओं का सामना किया था। एक बार जब ऐसा कोई राक्षस विपत्ति पर विजय प्राप्त करके दिव्य अमर स्तर तक पहुंच जाता तो वह संभवतः तुरंत ही सर्वोच्च दिव्य अमरों में से एक बन जाता। शायद एक शुद्ध यांग सच्चे अमर की युद्ध शक्ति भी प्राप्त कर लेता। सबसे महत्वपूर्ण बात, जी निंग का इतिहास अद्भुत था। जी निंग से दोस्ती करना एक रहस्यमयी दावफादर से दोस्ती करने के बराबर था। जिया सम्राट इसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों न मानते। ठीक है, जाओ और राजा यान से कहो कि जी निंग वापस आ गई है, जिया सम्राट ने कहा। ठीक है, अमर स्काईफॉक्स ने सम्मानपूर्वक कहा। शाही राजधानी, राजा यान की जागीर। राजा यान एक फूलों के बगीचे में पहुंच गए थे। उन्होंने दूर एक मंडप में बैठे यूची शियुए को घूरा। वह खुद को रोक नहीं पाए और चुपके से अपना सिर हिला दिया। जब जी निंग यंग फ्लेम कबीले के खिलाफ कार्रवाई करने गए थे तो उन्होंने यूची शियुए को पहले ही बता दिया था। शियुए निंग के लिए आशा और चिंता दोनों से भरी हुई थी, लेकिन अंततः निंग को कर्म के पाप ने जकड़ लिया और ग्रैंड जिया की दुनिया से बाहर निकाल दिया गया। शियुए ने हमेशा निंग के बारे में जानकारी पर ध्यान दिया था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उस युद्ध से उसके लौटने के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकी। वह राजा यान से पूछने गई थी और इस तरह उसे पता चला कि क्या हुआ था। उस दिन से जब उसे पता चला कि निंग के बचने की संभावना बहुत कम है, शियुए फिर कभी नहीं मुस्कुराई। छोटे भाई, शियू को हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसके दिल में कुछ कमी है। अब वह मुस्कुरा भी नहीं पाती थी। जियू, एक आवाज गूंजी। जियू ने अपना सिर घुमाया, फिर जल्दी से उस आदमी का अभिवादन करने के लिए अपने पैर उठाए। दादाजी, मैं तुम्हें कुछ अच्छी खबर बताता हूँ, राजा यान ने हंसते हुए कहा। अच्छी खबर? जियू हैरान थी। जी निंग वापस आ गया है? राजा हाँ हंसे। शियुए कांप उठी, फिर उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी और उत्साह का भाव आ गया। उसने झट से राजा यान का हाथ पकड़ लिया। दादाजी, क्या ये सच है? मेरा छोटा भाई सचमुच वापस आ गया है? वो उस खतरे वाले इलाके से वापस आ गया है? आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? यह जिया सम्राट ने ही मुझे बताया था। और जी निंग इस समय स्टिलवाटर सिटी के ब्लैक व्हाइट कॉलेज में है, राजा यान ने कहा। वह ब्लैक व्हाइट कॉलेज में है? जियू को बहुत दिनों से ज्यादा जोश महसूस हुआ। उसने तुरंत कहा, मैं अभी स्टिलवाटर सिटी जा रही हूँ, चलो साथ चलते हैं। मैं भी जी निंग से मिलना चाहता हूँ, राजा यान ने कहा। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। जियू एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसे निंग को अपनी आंखों से देखना था, तभी उसे इस सब पर यकीन होगा। इससे पहले कि जिया सम्राट को जी निंग की वापसी के बारे में पता चलता, अद्भुत रूप से सक्षम सीमलेस गेट को भी इसके बारे में पता चल गया था। वूश, ठंडी हवा चल रही थी। एक स्वर्ण वस्त्रधारी दिव्य अमर एक पर्वत शिखर की चोटी पर खड़ा था। स्वर्ण वस्त्रधारी ये दिव्य अमर काफी भारी भरकम था और वास्तव में थोड़ा गोल मटोल भी था। उसकी दाढ़ी रूखी थी और उसकी आंखें तांबे जैसी चमक रही थीं। उसके सुनहरे वस्त्र बिल्कुल स्वर्ण कवच जैसे लग रहे थे। वह बस उस पर्वत शिखर की चोटी पर उबा हुआ और बेचैन वहीं प्रतीक्षा कर रहा था। स्वूश, दूर से एक प्रकाश की किरण उसकी ओर उड़ी और पर्वत शिखर पर उतरी। ये सेलेस्टियल इमोर्टल आर्किनम था। अर्किनम, स्वर्ण वस्त्रधारी दूत ने शांतिपूर्वक कहा। दूत? दिव्य अमर तुरंत मुस्कुराया। इस दूत को नाराज करने के डर से उसने अपनी आदत के अनुसार कोई अहंकार नहीं दिखाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप हमारे यंग फ्लेम कबीले से बात क्यों करना चाहते हैं? दूत, हमारे सीमलेस गेट ने आपके यंग फ्लेम कबीले के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं दिखाई। हम हमेशा आपकी मदद करते रहे हैं और अब मैं फिर से आपकी मदद करने जा रहा हूँ। सुनहरे वस्त्र पहने दूत हंसा, लेकिन हंसते हुए भी उसका क्रूर चेहरा देखने में भयानक बना रहा। कुछ समय पहले उस जी निंग के साथ तुम्हारा एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, है ना? दरअसल तुम्हारे 2 दिव्य अमर देवता मारे गए थे और अंत में तुमने वल्डहोल्ट पैगोडा का इस्तेमाल करके जी निंग को आदिम खंडहर के निहिलम जोन में निर्वासित कर दिया था, है ना? ठीक है, ये बिल्कुल सही है, सेलेस्टियल इमोर्टल आर्किनम ने जल्दी से कहा। यद्यपि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, परंतु उसके हृदय में आर्किनम जोर जोर से गालियां दे रहा था।
ये रहस्य कैसे बाहर आ गया? बहुत कम लोगों को पता था कि यंग फ्लेम कबीले ने जी निंग से निपटने के लिए विल्डहोल्ड पैगोडा का इस्तेमाल किया था। केवल जिया सम्राट और जी निंग के दोस्तों को ही पता था। हालांकि तार्किक रूप से न तो जी निंग के दोस्त और न ही जिया सम्राट सीमलेस गेट को इस बारे में बताते, और फिर भी किसी तरह सीमलेस गेट को पता चल ही गया। वे यंग फ्लेम कबीले से इस बारे में पूछने भी आए थे, जिस पर यंग फ्लेम कबीले को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने वास्तव में जी निंग को आदिम खंडहर के निहिलम क्षेत्र में निर्वासित कर दिया था। सच तो ये है कि यंग फ्लेम कबीले को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि यह बात सार्वजनिक हो जाएगी। आखिरकार निहिलम जोन अविश्वसनीय रूप से विशाल था, यहाँ तक कि कोई सच्चा देवता या डोफादर भी जो वहाँ जांच करने जाता, उसे पूरी तरह से उस जगह की खोज करने में अनगिनत साल लग जाते। इसके अलावा सच्चे देवता और डोफादर आमतौर पर वहाँ ज्यादा समय बिताने को तैयार नहीं होते थे। आखिरकार जैसा कि कहावत है, अगर कोई अक्सर नदी के किनारे चलता है तो उसके जूते अंततः गीले हो ही जाएंगे। अगर वे निहिलम जोन में ज्यादा देर तक रहे तो उनका सामना आदिकालीन खंडहरों के कुछ शक्तिशाली शत्रुओं से हो सकता था। ऐसा लगता है कि सीमलेस गेट सचमुच किसी भी दरार को भेद सकता है, आर्किनम ने मन ही मन सोचा। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार जिया सम्राट का स्वर्गीय खजाना पर्वत भी सीमलेस गेट के आसपास नहीं आता। मैं आपके यंग फ्लेम कबीले को सूचित करने आया हूँ कि आपका नफरत भरा दुश्मन जी निंग अभी भी जिंदा है और वह वापस आ चुका है। सुनहरे वस्त्र पहने दूत ने सेलेस्टियल इमोर्टल आर्किनम को देखते हुए खुशी से मुस्कुराया। आर्किनम का चेहरा तुरंत बदल गया। असंभव, वह खुद को रोक नहीं सका और ये शब्द बोल पड़ा, असंभव। सुनहरे वस्त्र पहने दूत ने भौहें उठाईं। हमने उसे आदिकालीन खंडहर लोक के निहिलम क्षेत्र में भेज दिया। कोई भी स्वर्ग का देवता वहां से बच नहीं सकता। केवल एक सच्चे देवता या दावफादर के पास ही एक मौका है। अगर कोई महान सच्चे देवता या दावफादर उसकी तलाश में भी निकल पड़े तो वे इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं कि केवल 18 वर्षों में असीम रूप से विशाल निहिलम क्षेत्र में जी निंग को ढूंढ सकें। आर्किनम ने अपना सिर हिलाया। भले ही वह किसी सच्चे देवता या दावफादर का शिष्य रहा हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई सच्चा देवता या दावफादर इतनी कठिन खोज के लिए खुद को समर्पित करेगा या उसे इतनी जल्दी ढूंढ पाएगा। जी निंग का इतना भाग्यशाली होना असंभव है। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। सुनहरे वस्त्र पहने दूत ने सिर हिलाया और आह भरी। लेकिन अफसोस, जी निंग इस समय स्टिलवाटर सिटी में है। इस समय वह ब्लैक व्हाइट कॉलेज में अपनी उस दाव साथी यूवेई के साथ छेड़खानी और आलिंगन कर रहा है। वह अभी स्टिलवाटर सिटी में है। आर्किनम अब सचमुच स्तब्ध रह गया। हाँ, सुनहरे वस्त्र पहने दूत ने सिर हिलाया। इस समय आर्किनम के चेहरे पर बहुत ही बदसूरत भाव थे और उसके विचार उलझे हुए थे। अगर जी निंग जीवित लौट आती तो चीजें पूरी तरह बदल जाती। सबसे पहले उसके लौटने का मतलब था कि बिना किसी संदेह के जी निंग के पीछे एक सच्चा ईश्वर या दावफादर खड़ा था। जब यंग फ्लेम कबीले ने जी निंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो उन्हें चिंता हुई थी कि जी निंग ने किसी दावफादर की शिक्षुता प्राप्त कर ली है। ये सच है, लेकिन उन्हें लगा कि दावफादर के उच्च पद को देखते हुए जी निंग को इतना भाग्यशाली नहीं होना चाहिए था कि वह वास्तव में किसी की शिक्षुता प्राप्त कर ले। ऐसा होने की संभावना कम ही थी, लेकिन अब ये सच साबित हो चुका था। जी निंग सचमुच एक सच्चे ईश्वर या एक दावफादर की शिष्या बन गई थी। और दूसरी बात, यंग फ्लेम कबीले को अच्छी तरह पता था कि जी निंग कितना शक्तिशाली है। उसके जैसा एक युवा जिसने अभी तक कष्ट भी नहीं झेले थे, 2 शक्तिशाली दिव्य अमरों का वध कर सकता था। उन 8 से लड़ते हुए भी वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। अपनी भयानक शक्ति के कारण एक बार जब वह अपने कष्टों पर विजय प्राप्त कर लेता और दिव्य अमर बन जाता तो वह यंग फ्लेम कबीले के लिए एक विपत्ति बन सकता था। और इस राक्षस के पीछे एक सच्चा भगवान या एक पिता था। यह एक दुस्वप्न था। उसका सचमुच एक सच्चा ईश्वर या एक देवपिता उसका स्वामी है और वह वापस आ गया है। आर्किनम इस समय पूरी तरह से घबरा गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि यह उसके यंग फ्लेम कबीले के लिए एक विपत्ति होगी, एक ऐसी विपत्ति जिसे यंग फ्लेम टाल नहीं पाएगा। अगर यंग फ्लेम कबीला हमारे सीमलेस गेट में शामिल हो जाए तो हम जी निंग से निपटने में आपकी मदद करने को तैयार होंगे। सुनहरे वस्त्र पहने दूत ने हंसते हुए कहा, हो सकता है कि आप उसके पीछे बैठे दावफादर से डरें, लेकिन हम सीमलेस गेट वाले नहीं। ठीक है, अब आप वापस जा सकते हैं और इस पर कुछ समय सोच सकते हैं। फुश। सुनहरे वस्त्र पहने दूत के चारों ओर अंतरिक्षीय तरंगों की एक श्रृंखला उभर आई। कुछ ही क्षणों बाद वह हवा में विलीन हो गया। दिव्य अमर आर्किनम पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक कुरूप भाव था। कुछ ही क्षणों बाद वह भी एक स्थानिक टेलीपोर्ट का उपयोग करके चला गया और यंग फ्लेम वंश के पूर्वज अमर विनफ्रीक को ये जानकारी देने के लिए वापस चला गया। स्टिलवाटर सिटी, ब्लैक व्हाइट कॉलेज। निंग को अंदाजा नहीं था कि सीमलेस गेट और यंग फ्लेम कबीले दोनों को उसकी वापसी के बारे में तुरंत पता चल गया था। हालांकि अगर उसे पता भी था कि उन्हें पता है तो भी निंग को डर नहीं था। आज की जी निंग से निपटना उतना आसान नहीं होगा जितना 18 साल पहले वाली जी निंग से निपटना था। जी निंग, राजा यान और राजकुमारी शियुए मिलने आए हैं। अमर जेडसी ने अपनी दिव्य इंद्री के माध्यम से संदेश भेजा। राजकुमारी शियुए, राजा यान, जी निंग जो यूवेई के साथ शराब की चुस्कियां ले रहा था, जल्दी से खड़ा हो गया। निंग ने पूरी रात यूवेई के साथ बिताई थी। दोनों ने एक दूसरे से मीठी मीठी बातें की थी और कई मुद्दों पर चर्चा भी की थी। यूवेई अब निंग और शियुए के बीच के असली रिश्ते को जान गया था। आओ, उनका अभिवादन करते हैं, निंग ने जल्दी से कहा।
यंग फ्लेम कबीले के खिलाफ लड़ने जाने से पहले मैंने अपने चचेरे भाई को इसके बारे में बताया था। मुझे अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा था। मुझे लगता था कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। और फिर भी इंसान प्रस्ताव रखता है, भगवान उसे खारिज कर देता है। आखिरकार मुझे 18 साल के लिए निर्वासित कर दिया गया। इन 18 सालों में मेरा चचेरा भाई जरूर मेरी चिंता करता रहा होगा। जैसे ही उसे पता चला कि तुम वापस आ गए हो, वह तुमसे मिलने आए। जाहिर है वह तुम्हारी बहुत परवाह करती है, यूवेई ने कहा। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आसमान में उड़ गए। उन्होंने तुरंत दूर से अमर जेडेसिया को राजा यान और यूची शियुए को अपनी ओर लाते देखा। शियुए ने दूर से निंग की ओर देखा और उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। ये सच था, उसका छोटा भाई सचमुच वापस आ गया था। निंग ने कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेडेसिया, मुझे राजा यान और राजकुमारी की देखभाल करने की अनुमति दीजिए। अमर जेडेसिया को पता था कि ये दोनों जी निंग से मिलने आए हैं और इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाया और चला गया। निंग और यूवेई राजा यान और शियुए को यूवेई के निवास में ले गए। फिलहाल यूवेई के निवास में एक भी नौकर नहीं था। सभी को डार्क नॉर्थ पीक भेज दिया गया था। जाहिर है निंग और यूवेई अकेले रहना चाहते थे और किसी से परेशान नहीं होना चाहते थे। जैसे ही वे एक साथ उतरे, जियुए खुद को रोक नहीं सका। छोटे भाई, तुमने मुझे आधी मौत के घाट उतार दिया। अगर तुम सचमुच मर गए तो मैं सचमुच यूची कबीले का अकेला सदस्य बचूंगा। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ, निंग ने हंसते हुए कहा। दोनों तुरंत आपस में बातें करने लगे। यूवेई ने बीच में कुछ और कहा, लेकिन राजा यान ने लगभग कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे बातचीत कम होने लगी, आखिरकार राजा यान बोला, जी निंग, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या काम सौंपा था? निंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें मेरे माता पिता और उनके पुनर्जन्म के बारे में जानकारी मिल गई है? पुस्तक 17, अध्याय 3, उसके माता पिता का जीवन, अतीत और वर्तमान। वर्षों पहले जी निंग ने राजा यान से अपने पिताजी यिचुआन और अपनी मां यूची स्नो के पुनर्जन्म के बाद उनके साथ क्या हुआ था, इसकी जांच में मदद मांगी थी। हालांकि अनुरोध करने के बाद निंग यंग फ्लेम कबीले से लड़ने चला गया था और फिर उसे निहिलम क्षेत्र में खदेड़ दिया गया था। इस प्रकार राजा यान को निंग को अपनी खोज के बारे में बताने का कभी मौका नहीं मिला। मुझे जानकारी मिल गई है। राजा यान ने सिर हिलाया। अद्भुत, ये तो अद्भुत है। निंग अपनी खुशी छिपा नहीं सका। निंग के दिल में उसके पिता जी यिचुआन और उसकी मां यूची स्नो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उसके दाव साथी यूवेई भी उसके लिए उसके माता पिता जितने महत्वपूर्ण नहीं थे। दरअसल निंग के दिल में पृथ्वी पर उसके पिछले जन्म के माता पिता भी जी यिचुआन और यूची स्नो की तुलना में थोड़े कमतर थे। पृथ्वी पर उसके पिछले जन्म में उसके पिता हमेशा अपने करियर में व्यस्त रहते थे। निंग उनसे कम ही मिल पाता था। दूसरी ओर उसकी मां ने हमेशा उसकी देखभाल के लिए बहुत मेहनत की थी और निंग ने उन यादों को अपने दिल में गहराई से उकेर लिया था। लेकिन इस जीवन में उसे जन्म देने के लिए उसकी मां अपनी प्राण शक्ति का बलिदान देने को तैयार थी। उसे सुरक्षित रूप से बड़ा होने देने के लिए वह निंग को स्नोड्रैगन पर्वत के साथ उनके झगड़े के बारे में या यूची वंश को नष्ट करने वाले दुश्मन के बारे में सच्चाई बताने को भी तैयार नहीं थी। हालांकि उसके पिता बाहर से ठंडे लगते थे, लेकिन जी निंग के लिए उनके मन में जो परवाह और प्यार था वह निश्चित रूप से यूची स्नो के मन में जितना ही था। उन्होंने खुद निंग को तलवार चलाना सिखाया था और हमेशा उसकी रक्षा के लिए काम किया था। दरअसल जब तक वह निंग की रक्षा करने में असमर्थ नहीं हो गए तब तक उन्होंने यूची स्नो से मिलने के लिए अपनी जान नहीं दी थी। निंग उन्हें कभी नहीं भूल सकता। वे जवानी के दिन, वे उसके जीवन के सबसे खुशी के दिन थे। ये बांस के स्क्रॉल हैं। राजा यान ने अपने हाथों में बांस के स्क्रॉल का एक जोड़ा निकाला। पाताल लोक में हम इनमें मृतकों के बारे में जानकारी दर्ज करते हैं। मृतकों के न्यायाधीश जिन लोगों का न्याय करेंगे उनके बारे में रिकॉर्ड दर्ज होंगे। इस बांस के स्क्रॉल में बहुत सारी जानकारी है, जिसमें आपकी मां यूची स्नो के बारे में भी जानकारी शामिल है। इस स्क्रॉल में आपके पिता जी यिचुआन के बारे में भी जानकारी है। निंग ने स्क्रॉल स्वीकार करने से पहले एक गहरी सांस ली। निंग ने अपनी दिव्य इंद्रिय को पहले स्क्रॉल में भेजा। तुरंत ही उसके मन में ढेर सारी जानकारी भर गई। निंग ने अपनी हृदय शक्ति को मजबूत कर लिया था और उसकी दिव्य इंद्रिय पर उसका नियंत्रण भी काफी मजबूत हो गया था। जल्द ही वह जानकारी के सागर में से अपने पिताजी यिचुआन से जुड़े जरूरी हिस्से ढूंढने में कामयाब हो गया। जी यिचुआन, ग्रैंड जिया की दुनिया के स्टिलवाटर कमांड्री, स्वेलो माउंटेन। जिफू शिष्य, कोई कर्म पाप नहीं, कोई कर्म पुण्य नहीं। मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने और वुकी दुनिया, फ्लावरमोट कमांड्री, विलो रिवर कुल में पुनर्जन्म लेने का निर्णय लिया गया है। उसका नाम विलो रिवर चुवान होगा और वह 182 वर्ष जीवित रहेगा। निंग अब कोई बड़ा देखने वाला युवक नहीं था। माउंट इनहॉट में उसने कुछ किताबें पढ़ी थीं जिनमें 3 लोगों का बुनियादी परिचय दिया गया था। वह समझ गया था कि इस न्यायाधीश के इरादे क्या थे। सामान्यतः किसी को कहाँ भेजा जाएगा, उसका नाम क्या होगा और वह कितने समय तक जीवित रहेगा, ये निर्णय स्वर्ग के ताऊ द्वारा स्वतः ही लिए जाते थे। मृतकों के न्यायाधीशों को चीजों को बदलने के लिए जानबूझकर हस्तक्षेप करना पड़ता था। इस प्रकार के हस्तक्षेप का आमतौर पर व्यक्ति के कर्म पुण्य पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था और इसलिए सामान्यतः केवल वही व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त स्तर का पद होता था। नर्क के 10 यम राजाओं या मृतकों के प्रथम न्यायाधीश जैसे लोगों को अपने अधीनस्थों से किसी के भाग्य में बदलाव करने का आदेश देने में सक्षम था। बहुत पहले न्यायाधीश कुई ने निंग से कहा था कि किसी का जीवन काल बदलना उनके लिए काफी सरल कार्य है, लेकिन सच तो ये है कि जीवन काल केवल नश्वर प्राणियों पर ही लागू होता था।
एक बार अमर साधक बन जाने पर वह स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ता था। स्वर्ग 3 विपत्तियां और 9 विपत्तियां भेजता और यह अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता कि वह इस मार्ग पर कितनी दूर तक पहुंच पाएगा। यदि कोई नश्वर ही बना रहता तो वह केवल 1 शताब्दी या उसके आसपास ही जीवित रह सकता था, लेकिन यदि कोई अमर साधक बन जाता और 20 या इतने वर्षों के भीतर जिफू शिष्य बन जाता तो यह संभव था कि जिफू शिष्य बनने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती, जिसके परिणामस्वरूप उसका जीवनकाल एक सामान्य मनुष्य से भी कम हो जाता। किसी व्यक्ति के जीवन काल के संबंध में पाताल लोक के न्यायाधीशों के निर्णय केवल नश्वर प्राणियों के लिए ही सार्थक थे। वुकी दुनिया, फ्लोवमोट कमांड्री, विलो रिवर कबीला, विलो रिवर चुवान। निंग ने चुपचाप ये नाम याद कर लिया। उन्होंने तुरंत ही दूसरा बांस का स्क्रॉल उठाया और अपनी दिव्य इंद्रिय से उसे साफ किया। कुछ समय बाद उसे अपनी माँ यूची स्नो के बारे में जानकारी मिल गई। यूची स्नो, ग्रैंड जिया की दुनिया की ईस्टिस कमांड्री, यूची वंश। थोड़ा सकारात्मक कर्म उसे मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने और वुकी दुनिया, फ्लोवमोट कमांड्री, ईस्टफ्लो वंश में पुनर्जन्म लेने का निर्णय दिया गया है। उसका नाम ईस्टफ्लो स्नो होगा और वह 200 साल तक जीवित रहेगी। निंग ने जो कुछ देखा उससे वह बहुत खुश हुआ। उन दोनों को वुकी दुनिया के फ्लोवमोट कमांड्री में भेजा गया था। पास ही खड़े राजा यान ने कहा, न्यायाधीशों के निर्णय आमतौर पर स्वर्ग के दाव के अनुसार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट रूप से तुम्हारे माता और पिता कई जन्मों के कर्म प्रेम से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और इसलिए स्वर्ग के दाव ने अदृश्य रूप से उन्हें एक बार फिर से एक साथ लाने का काम किया। कई जन्मों का कर्म प्रेम। निंग ने धीरे से सिर हिलाया, फिर तुरंत बोली, राजा यान वरिष्ठ, क्या आप कह रहे हैं कि मेरे माता पिता एक बार फिर साथ हैं? मैंने जाकर तुम्हारी मदद की थी कि उनके पुनर्जन्म के बाद क्या हुआ। इस मामले की जांच के लिए मैं वुकी दुनिया के फ्लावरमोट कमांड्री तक गया था, लेकिन तुम्हारे माता पिता पहले ही मर चुके हैं। मुझे जो जानकारी मिली है वह इस किताब में है। राजा यान ने निंग पर एक नजर डाली, फिर उसके हाथ में एक किताब आ गई और उसने निंग को दे दी। निंग स्तब्ध रह गया। पहले ही मर चुके हैं, इसका मतलब है कि उन्हें फिर से पुनर्जन्म लेना चाहिए, क्यों नहीं? लेकिन तभी निंग को अचानक एक संभावना सूझी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत किताब स्वीकार कर ली और उसे अपनी दिव्य भावना से भर दिया। नहीं नहीं, निंग ने किताब को कसकर पकड़ लिया, अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें सदमे, गुस्से और पीड़ा से भरी थीं। वह इस नतीजे को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसके माता पिता सचमुच कर्म प्रेम से जुड़े थे। हालांकि उन्हें अपने नए जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था, फिर भी वे अंततः एक साथ हो गए थे। साथ मिलकर वे अमर साधना के मार्ग पर चल पड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? निंग ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हालांकि वे एक बार फिर अमर मार्ग पर चल पड़े, पर वे तो बस मामूली लोग थे। उनके लिए ये सब इतना दुखद क्यों हुआ? क्यों? मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता। ये सब झूठ है, सब झूठ। निंग की आंखें चौंधी आने लगीं। सच उसकी समझ से परे था। उसने सहज ही इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, खासकर जब यह एक किताब में दर्ज जानकारी से ज्यादा कुछ नहीं था। छोटा भाई, जूनियर प्रशिक्षु भाई यू वेई और राजकुमारी जियू दोनों चिंतित थे। निंग ने तुरंत कहा, मैं लघु पाताल लोक जा रही हूँ। मैं अभी जा रही हूँ। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, हालांकि स्टिलवाटर सिटी इस समय खतरनाक स्थिति में है, मुझे तुरंत जाना होगा। अगर सचमुच कोई संकट आ जाए तो इस ताबीज को तोड़ देना और मैं ग्रेटर टेलीपोर्टेशन के जरिए तुरंत वापस आ जाऊंगी। ठीक है? यू वेई ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे अपने साथ चलने दो। वह समझ सकती थी कि निंग इस समय कितनी बेचैनी महसूस कर रही थी। जरूरत नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। निंग ने मुड़कर पास खड़े राजा यान की ओर देखा। राजा यान वरिष्ठ, मैं लघु पाताल लोक जा रहा हूँ। मुझे न्यायाधीश द्वारा मेरे माता पिता के भाग्य का फैसला सुनाए जाने का दृश्य देखने के लिए समय का उल्टा होना जरूरी है। अभी तो निंग को अपने माता पिता के फैसले से जुड़ी बांस की चिट्ठियों में देखी गई जानकारी पर भी शक था। उसे खुद समय का उल्टा देखना था, जज को खुद अपने माता पिता का फैसला सुनाते देखना था। तभी उसे यकीन हुआ। ठीक है, राजा यान ने सिर हिलाया। उसे जिया सम्राट के निर्देश अब भी याद थे। जिया सम्राट कई लोगों को अपना मानते थे और उनसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन उनमें से सबसे खास था जी निंग। हालांकि उसने अभी तक कोई कष्ट नहीं झेला था। राजा यान स्वाभाविक रूप से जी निंग के अनुरोधों को अस्वीकार नहीं करते। चलो चलें। निंग बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहता था। मुझे रास्ता दिखाने दो। राजा यान तुरंत निंग को बाहर ले गया और एस्टेट से दूर उड़ गया। फिर हवा में ही अंतरिक्षीय टेलीपोर्ट से गुजरा। दोनों आदमी तुरंत गायब हो गए। यूची शियुए और यू वेई ने अपने सिर उठाए और निंग और राजा यान को जाते हुए देखा। मेरे दादाजी ने वास्तव में मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जियू के चेहरे पर भी कुछ घबराहट थी। मुझे आशा है कि सब कुछ ठीक है, यू वेई ने धीरे से कहा। इस स्थान पर एक उदास मृत्यु में आभा व्याप्त थी। यह एक बहुत बड़ी दुनिया थी। इसके भीतर सफेद वस्त्र पहने आकृतियों की कतारें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थीं, जहां तक नजर जाती थी। उनके बगल में कई मिनोटॉर राक्षस सैनिक और दूसरे राक्षस सैनिक थे जो उन पर कोड़ों से वार कर रहे थे। कुछ सफेद वस्त्रधारी आकृतियां उत्सुकता से अपनी आंखों के कोनों से उन 2 आकृतियों की ओर ध्यान दे रही थीं जो अभी अभी आकाश में दिखाई दी थीं। जो 2 आकृतियां प्रकट हुई वे जी निंग और किंग यान थीं। सच कहूं तो ये छोटा सा पाताल लोक असली पाताल लोक से ज्यादा अलग नहीं है।
यहाँ भी ढेरों मृत आत्माएं हैं, राजा यान ने कहा। आखिरकार पिता क्रिम्सन ब्राइट दर्जनों बड़े लोगों के साथ साथ अनगिनत छोटे लोगों पर भी शासन करते थे और ये सभी इस छोटे से पाताल लोक के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ये तीनों लोगों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1% था। निंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बातचीत के मूड में नहीं था। कुछ और बातें कहने के बाद राजा यान को एहसास हुआ कि निंग का मन नहीं है। वह निंग को सीधे एक विशाल शहर में ले गया जहां अनगिनत इमारतें और कई राक्षसी सैनिक थे। राजा यान जल्दी से एक आंगन में पहुंचा। यही वह आंगन है जहां तुम्हारी मां को सजा सुनाई गई थी। राजा यान निंग को सीधे अंदर ले गया। राक्षसी सैनिकों ने उन्हें प्रवेश करने से रोकने का साहस नहीं किया। अपनी जज की कुर्सी पर बैठे जज ने जब देखा कि कौन अंदर आया है तो वह बुरी तरह चौंक गया। वह अनगिनत जजों में से एक था। उसकी तुलना किसी भी तरह से महान यमराज से नहीं की जा सकती थी। यमराज, आपके अधीनस्थ आपको नमस्कार करते हैं। न्यायाधीश जल्दी से घुटनों के बल गिर पड़ा और आसपास के सभी राक्षसी सैनिक भी घुटनों के बल बैठ गए। जहां तक उस भूत का सवाल है जो सजा का इंतजार कर रहा था, वह पूरी तरह से डर गया था। जल्दी करो और इसे सजा दो, राजा यान ने निर्देश दिया। हाँ हाँ, जज ने जल्दी से कहा, जल्दी करो और उसे नरक के 18वें स्तर पर भेज दो। 2 राक्षसी सैनिक तुरंत भूत को घसीटकर महल से बाहर ले गए। भूत डर के मारे चीखा, लेकिन फिर भी उसे महल से बाहर खींच लिया गया। अब तुम जा सकते हो। आज इस आंगन का इस्तेमाल किसी और काम के लिए मत करना, राजा यान ने निर्देश दिया। हाँ, न तो न्यायाधीशों और न ही राक्षसी सैनिकों ने कुछ कहने की हिम्मत की। हालांकि उनके पास करने के लिए कई काम थे, फिर भी कई और अदालतें चल रही थीं। किसी एक को एक दिन के लिए रोक देने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने राजा यान के पीछे खड़े युवक को उत्सुकता से देखा। वे समझ गए कि राजा यान भी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि इस युवक का ध्यान रखा जाए। इस युवक की पृष्ठभूमि शायद अद्भुत थी। वे सभी आज्ञाकारी होकर पीछे हट गए। जल्द ही दरबार में केवल निंग और राजा यान ही बचे। राजा यान, वरिष्ठ, मैं अभी तक दिव्य अमर बनने के अपने कष्टों पर विजय नहीं पा सका हूँ। वरिष्ठ, मुझे आपको कष्ट देना होगा ताकि आप मेरे लिए समय विपरीत का प्रयोग करें, निंग ने कहा। एक छोटी सी बात है, राजा यान ने कहा। हालांकि इस तरह की अमर तकनीक में उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो जाती थी, लेकिन अंततः इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजा यान ने तुरंत टेम्पोरल इन्विजन तकनीक का उपयोग किया। वूश, उनके सामने का दृश्य बदल गया। दिवंगत न्यायाधीश और राक्षसी सैनिक जल्दी से हॉल में लौट आए और एक बार फिर मृतकों की आत्माओं का, फिर उनके सामने खड़ी आत्माओं का न्याय करने लगे। समय तेजी से पीछे की ओर बहता रहा। दरअसल सब कुछ धुंधला सा हो गया था। निंग और राजा यान दरबार में चुपचाप खड़े इंतजार कर रहे थे। लौकिक उल्टाव की छवियां भ्रामक थीं। अगर न्यायाधीशों या राक्षसी सैनिकों की आकृतियां भी उनसे छू जाएं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, समय तीव्र गति से पीछे की ओर बहता रहा। यही वह दिन है, राजा यान ने कहा। बांस के स्क्रॉल में दर्ज आत्माओं के जुलूस का एक क्रम था। इसमें ये जानकारी शामिल थी कि किस न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, कब दर्ज किया गया और किस क्रम में फैसला सुनाया गया। इस प्रकार राजा यान को ठीक ठीक पता था कि किस अदालत में और लगभग किस दिन फैसला सुनाया गया था। समय का उल्टा प्रवाह धीमा होने लगा और भूत एक बार फिर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। निंग ने भूतों को ध्यान से देखा। उनमें से एक उसकी मां होनी चाहिए थी। अचानक राजा यान ने लौकिक संस्करण को नियंत्रित किया, जिससे यह अचानक रुक गया, क्योंकि एक सफेद वस्त्रधारी महिला को राक्षसी सैनिकों द्वारा अंदर ले जाया गया था और यह निंग की मां युची स्नो थी। मां, निंग की आंखें भर आईं। वह सचमुच उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। बहुत बहुत लंबा समय हो गया था, लेकिन निंग जानता था कि ये तो बस एक अस्थायी उलटफेर से पैदा हुए भ्रम थे। ये ऐसी घटनाएं थीं जो पहले ही घट चुकी थीं। ये बस भ्रम थे, कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अपनी मां को छू सके। और तेज और तेज। युची स्नो को लाने वाले 2 राक्षसी सैनिकों ने वास्तव में उसे धक्का दिया। युची स्नो ने अपने आसपास का नजारा देखा। जरा भी घबराए बिना वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। जज साहब, आपको मेरा प्रणाम। पुस्तक 17, अध्याय 4, ईस्टफ्लो स्नो, विलो रिवर चुवान। प्रांगण में अचानक प्रकाश का एक आभामंडल प्रकट हुआ और उस प्रकाश में अनेक छवियां उभरी। अपने बड़ों के साथ खेलती एक छोटी बच्ची की, डर के मारे भागती एक युवती की, जी यिचुआन की आंखों में झांकती एक पूरी तरह से विकसित युची स्नो की, डाकनॉर्थ सागर में उसके रोमांच की, जी निंग के जन्म की, जी निंग को उसके द्वारा सिखाई जा रही फुटवर्क तकनीक की। एक के बाद एक छवि, उसका पिछला जीवन। निंग ने छवियों को घूरा। हालांकि पुनर्जन्म के इस लघु चक्र में एक प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाना छिपा हुआ था जो अनगिनत भूतों के पिछले जन्मों को देखने की अनुमति देता था, लेकिन जीवन और मृत्यु की कोई पुस्तक नहीं थी। न्यायाधीश ने बस छवियों पर एक नजर डाली, फिर अपनी कलम से लिखा, युची स्नो, ग्रैंड जिया की दुनिया का, ईस्टस कमांड्री, युची वंश। थोड़ा सकारात्मक कर्म, न्यायोचित। न्यायाधीश के मन में अचानक कुछ विचार आए। उसे मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने और वो की दुनिया, फ्लोवमोट कमांड्री, ईस्टफ्लो कबीले में पुनर्जन्म लेने का निर्णय दिया गया है। उसका नाम ईस्टफ्लो स्नो होगा और वह 200 साल तक जीवित रहेगी। ये विचार स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के दाव द्वारा उत्पन्न किए गए थे। एक बार जब कोई न्यायाधीश का पद ग्रहण कर लेता है और 6 मार्गों के सामान्य संचालन में सहयोग करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये कहा जा सकता है कि वह स्वर्ग के ताव का हिस्सा बन गया है। हालांकि न्यायाधीश इन लिखित निर्णयों को बदलने में पूरी तरह सक्षम थे, लेकिन ऐसा करने से उनके अपने कर्म प्रभावित होते। ये परिवर्तन जितने हास्यास्पद होते, उनके कर्म पर उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता।
वास्तव में कुछ निर्णय ऐसे होते थे जिन्हें लिखा ही नहीं जा सकता था। उदाहरण के लिए, यदि यह छोटा न्यायाधीश जबरन ये लिखने की कोशिश करता कि यूची स्नो की सजा नरक के 18वें स्तर में 1000 साल की सजा भुगतने की है, तो न्यायाधीश के चारों ओर इतना पाप जमा हो जाता कि उसे सजा पूरी होने से पहले ही संभवतः अपने पद से हटा दिया जाता। एक इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेना और वुकी दुनिया फ्लावरमोट कमांड्री ईस्टफ्लो कबीले में पुनर्जन्म लेना। उसका नाम ईस्टफ्लो स्नो होगा और वह 200 साल तक जीवित रहेगी। इस न्यायाधीश ने स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के दाव की इच्छा का पालन किया। वह इस तरह की एक साधारण भूतनी के लिए कोई भी बदलाव नहीं करेगा। अपनी माँ को विदा होते देख निंग ने मन ही मन बुदबुदाया। ये वास्तव में वुकी दुनिया के फ्लावरमोट कमांड्री का ईस्टफ्लो कबीला था। मुझसे झूठ नहीं बोला गया था। क्या आप जी यिचुआन को भी देखना चाहते हैं? पास खड़े राजा यान ने पूछा। हाँ बिल्कुल, हाँ। निंग ने सिर हिलाया, फिर कहा, राजा यान, परेशानी के लिए क्षमा करें। बिल्कुल भी परेशानी नहीं। अगर मैं भी ऐसी किसी स्थिति से गुजरा होता तो शायद मैं भी पागल हो जाता। फिर भी जब तक कोई दिव्य अमर नहीं बन जाता, उसे पुनर्जन्म के 6 मार्गों के चक्र में हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर कोई भाग्यशाली रहा तो शायद अंततः बच निकलेगा, लेकिन वास्तव में 1 खरब में से 1 से भी कम लोग बच पाते हैं। अधिकांश लोग इस चक्र में तब तक डूबते रहेंगे जब तक कि वह दिन न आ जाए जब उनकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। राजा यान ने निंग की ओर देखा। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। आओ दूसरे दरबार में चलें, राजा यान ने आगे बढ़ते हुए कहा। एक और अदालत में लगातार हलचल मची हुई थी, लेकिन अचानक सब कुछ थम गया। जज और राक्षसी सैनिक डरकर जल्दी जल्दी वहां से चले गए। पीछे सिर्फ निंग और राजा यान ही रह गए। राजा यान ने एक बार फिर समय उलटने की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें अतीत के दृश्य देखने का मौका मिला। उन्होंने जज द्वारा जी यिचुआन को सजा सुनाए जाते देखा। पिताजी, निंग ने जज की बातें सुनते हुए सफेद वस्त्र पहने जी यिचुआन की ओर देखा। तो उसे सचमुच वुकी दुनिया के फ्लावरमोट कमांड्री में भेजा गया था। निंग ने कहा, मैं वुकी दुनिया की यात्रा करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस यात्रा में तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे लगता है कि तुम चाहोगी कि टेम्पोरल इन्विजन तकनीक का फिर से इस्तेमाल किया जाए। मुझे तुम्हारे लिए ये करना होगा। राजा यान ने सिर हिलाया, फिर सलाह दी, लेकिन जी निंग, तुम्हें सावधान रहना होगा। वुकी की दुनिया ग्रैंड जिया जैसी नहीं है। इसकी नींव हमारी तरह स्थिर या गहरी नहीं है। इसलिए सीमलेस गेट उस दुनिया में और भी बेशर्म रहा है। हम तुम्हारे माता पिता के पुनर्जन्म से जुड़े मामलों की जांच कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उन संघर्षों में दखल न दो। निंग ने धीरे से कहा, मैं समझ गया राजा यान, चिंता मत करो। मैं अब वो बेवकूफ गुस्सैल छोटा बच्चा नहीं रहा। राजा यान ने सिर हिलाया। दोनों ने तुरंत इस प्रांगण को छोड़ दिया, फिर एक स्थानिक टेलीपोर्ट का उपयोग करके सीधे वुकी दुनिया की ओर चल पड़े। वुकी दुनिया डाउफादर क्रिम्सन ब्राइट के नियंत्रण में आने वाले दर्जनों प्रमुख विश्वों में से एक थी। सच तो ये है कि डाउफादर क्रिम्सन ब्राइट के अधीन आने वाले विश्वों में से ग्रैंड जिया वास्तव में काफी अच्छी स्थिति में था। कई ऐसे भी थे जो ग्रैंड जिया से भी बदतर स्थिति में थे। उदाहरण के लिए माउंट स्टेल प्रमुख विश्व अब लगभग पूरी तरह से सीमलेस गेट के नियंत्रण में था। वुकी दुनिया युद्ध की आग में उतर गई थी, जो अमर और शैतानों के बीच लड़ाई से भरी हुई थी। यहीं पर फ्लावरमोट कमांड्री का ईस्टफ्लो कबीला स्थित है। राजा यान ने रात के आकाश से नीचे एक शहर की ओर देखा, जो अनगिनत डायरे मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। ईस्टफ्लो कबीला चला गया। निंग ने भौहें चढ़ाईं, शायद उनके कुछ अवशेष कहीं बचे हों। राजा यान ने नीचे देखा। इस समय पूरी वुकी दुनिया अराजकता की स्थिति में है। बड़े कबीले और संप्रदाय शायद जवाबी कार्रवाई कर पाएं, लेकिन कई छोटे पिछड़े इलाकों का पूरी तरह से नरसंहार हो चुका है। सीमलेस गेट को अनुशासन की ज्यादा परवाह नहीं है। दरअसल उन्हें अराजकता फैलाने में मजा आता है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। निंग ने सिर हिलाया। उन्होंने भी इस बात पर ध्यान दिया था। जब मनुष्य ने किसी क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया तो उसने व्यवस्था पर जोर दिया, लेकिन सीमलेस गेट ने युद्ध और लड़ाई को बढ़ावा दिया। इसने अनगिनत समस्याओं को जन्म दिया और आगे और अराजकता की उम्मीद की। ईस्टफ्लो कबीले के इस शहर में राक्षसों ने घुसपैठ की थी। अब इस पर राक्षसों का कब्जा है, जबकि ईस्टफ्लो कबीले के बचे हुए लोग बहुत पहले ही भाग गए हैं। राजा यान ने कहा, अब मैं समय के उलटफेर का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। निंग ने नीचे शहर की ओर एक नजर डाली। तुरंत ही उसकी आत्मा से शक्ति की अदृश्य लहरें फूट पड़ीं। कमांड्री शहर के सभी राक्षस, साथ ही कुछ इंसान जो अभी भी राक्षसों का विरोध कर रहे थे और उनसे लड़ रहे थे, सभी ने महसूस किया कि उनके शरीर नर्म पड़ गए और फिर वे जमीन पर गिर पड़े। इस क्षण शहर के सभी इंसान और राक्षस गहरी नींद में समा गए। टेम्पोरल इन्विजन। राजा यान ने अपनी तकनीक का प्रयोग करते हुए नीचे की ओर देखा। वाह! एक चीख निकली और एक शिशु का जन्म हुआ। हा, चलो मेरी इस बेटी का नाम ईस्टफ्लो स्नो रखते हैं। एक लंबा आदमी खुश होकर बोला। ईस्टफ्लो स्नो धीरे धीरे बड़ी हुई। वह होशियार और आज्ञाकारी थी। अपने पिता से की रिफाइनर बनना सीख रही थी और अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी। निंग चुपचाप देखता रहा। बिल्कुल मिलती जुलती। वह बिल्कुल माँ जैसी दिखती है। निंग मन ही मन बुदबुदाया। इस जन्म में ईस्टफ्लो स्नो एक आनंदमय, बेफिक्र जीवन जी रही थी। वह जोश और जीवन से भरी हुई थी, जबकि यूची स्नो के रूप में अपने पिछले जन्म में वह हमेशा थोड़ी उदास और शांत दिखती थी। ईस्टफ्लो स्नो जल्दी ही बड़ी हो गई। 16 साल की होने पर वह अपने साथी कबीले के सदस्यों के साथ साहसिक यात्राओं पर निकल पड़ी।
बाहरी दुनिया में साहसिक कार्य करते हुए उसकी मुलाकात एक अन्य लड़के से हुई जिसने उसे बचाया। आप कौन हैं? मेरा नाम विलोरिवर चुवान है। 16 वर्षीय ईस्टफ्लो स्नो की मुलाकात अभी भी बालकवत विलोरिवर चुवान से हुई थी। माँ, पिताजी निंग और राजा यान चुपचाप देखते रहे। दोनों एक साथ साहसिक कार्य पर निकल पड़े। विलोरिवर चुवान धीरे धीरे लंबा होता गया। हालांकि वह स्नो से कुछ साल छोटा था, फिर भी उसका शरीर लंबा और गठीला था। चूंकि चुवान एक फिंडगॉड बॉडी रिफाइनर भी था, इसलिए वह जल्द ही स्नो से भी लंबा हो गया। 2 साल तक एक साथ साहसिक कार्य करने के बाद दोनों स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब आने लगे, शायद इसलिए कि उन्हें एक दूसरे के प्रति सहज लगाव महसूस हुआ। चुवान और स्नो दोनों एक साथ साहसिक कार्य करते हुए जियांटियन जीवन रूप बन गए। हालांकि चुवान एक फिंडगॉड बॉडी रिफाइनर और एक की रिफाइनर दोनों के रूप में आगे बढ़ा, जबकि स्नो केवल एक की रिफाइनर था। छोटे भाई चुवान, पिताजी ने मुझे बुलाने के लिए लोगों को भेज दिया है। मुझे वापस जाना है। बड़ी बहन स्नो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हारे पिता को तुम्हारी शादी की इजाजत दे दूंगा। मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। मैं जरूर आऊंगा। हा, प्यारी स्नो, तुम्हारी नजर तो कमाल की है। यह विलोरिवर चुवान एक जियांटियन जीवन रूप बन पाया। इसका मतलब है कि उसे विलोरिवर कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। हालांकि उनका कबीला अभी भी छोटा है। इसकी तुलना हमारे ईस्टफ्लो कबीले से नहीं की जा सकती। पिताजी, स्नो चिंतित हो गई। आहा, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। अगर वो तुम्हें पसंद है तो जाओ और उसके साथ रहो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। महीनों बाद। चुवान, इतनी जल्दी मत करो। पिताजी तो पहले ही हमारी बात मान चुके हैं। वो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। स्नो चुपके से उस गेस्ट हाउस में पहुंच गई जहां चुवान रहता था, उसे ये बात बताने के लिए। तो बात यही है, मैं बहुत अधीर हो रहा था। चुवान ने अपना सिर रगड़ा। बड़ी बहन स्नो, चूंकि तुम्हारे पिता हमें रोकने वाले नहीं हैं, तो मैं वापस जाकर सगाई का उपहार तैयार करूंगा। कुल के नियमों के अनुसार मुझे 9 डिंग कढ़ाई का उपहार तैयार करना होगा। ठीक है। स्नो ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन वह शर्म से थोड़ा सा लाल हो गई। 9 डिंग कढ़ाइयों का सगाई का उपहार काफी महंगा था। हालांकि चूंकि चुवान बहुत पहले ही जियांटियन स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए उसके कबीले में उसका रुतबा काफी ऊंचा था। उसने जल्द ही उपहार तैयार कर लिया। हालांकि ईस्टफ्लो कबीला कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, फिर भी उन्होंने इस मामले को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। दोनों पक्ष जल्द ही एक शुभ दिन पर सहमत हो गए। अगले बसंत में शादी होगी। ईस्टफ्लो कबीले के भीतर अडेप्ट आइसब्रिक, इन तीनों बच्चों के फ्लावरमोंट इमोर्टल स्कूल में दाखिला लेने के बाद मुझे आपको उनकी देखभाल के लिए परेशान करना पड़ेगा। इन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए ये रहे हमारे उपहार। कृपया इन्हें स्वीकार करें। अडेप्ट, अपने शिष्यों को पढ़ाना और उनका मार्गदर्शन करना सामान्य बात है। इस वरदान की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके ईस्टफ्लो कबीले के साथ काफी समय बिताया है। अब मेरे वापस जाने का समय हो गया है। उन तीनों बच्चों को बाहर निकालो। मैं उन्हें फ्लावरमोंट इमोर्टल स्कूल वापस ले जाऊंगा। हाँ, निपुण। ईस्टफ्लो कबीले का नेता फ्लावरमोंट अमर विद्यालय के इस निपुण आइसब्रेक की अच्छी देखभाल करने में बहुत सावधानी बरत रहा था। फ्लावरमोंट अमर विद्यालय फ्लावरमोंट कमांडरी के बड़े विद्यालयों में सबसे श्रेष्ठ था। माना जाता है कि उनके बीच एक दिव्य अमर भी था। इसके अलावा फ्लावरमोंट अमर विद्यालय अपने शिष्यों के साथ बहुत सख्त था। वास्तव में अगर किसी शिष्य के आसपास कोई पाप होता तो उसे निष्कासित कर दिया जाता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनके नियम कितने सख्त थे। स्वाभाविक रूप से ऐसे बहुत से लोग थे जो ऐसे शक्तिशाली धार्मिक स्कूल में शामिल होना चाहते थे। सिद्ध इसे भूल गया। कृपया इसे सिद्ध को दे दो। ईस्टफ्लो कबीले के नेता ने चुपके से यह उपहार सिद्ध के एक अनुयायी को दे दिया, जिसने इसे स्वीकार कर लिया। जल्द ही 3 युवक प्रकट हुए। अमर स्कूल में जाने के बाद आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आप हमारे ईस्टफ्लो कबीले की युवा पीढ़ी के चमकते सितारे हैं। भविष्य में हमारा कबीला आप पर निर्भर रहेगा। छोटे चाचा, मुझसे मिलने दोबारा आना याद रखना। दूसरे भाई, अपना ख्याल रखना। तीनों युवकों के रिश्तेदारों ने उन्हें विदा किया और उनमें ईस्टफ्लो स्नो भी शामिल था। दूर बैठे अडेप्ट आइसब्रेक ने अचानक ईस्टफ्लो स्नो पर नजर डाली। उसने तुरंत मन ही मन कहा, ईस्टफ्लो कबीले का सरदार दक्ष। ईस्टफ्लो कबीले के नेता ने जल्दी से कहा, वह सफेद वस्त्रधारी लड़की अच्छी लग रही है। निपुण आइसब्रेक ने मन ही मन कहा, मुझे एक नौकरानी की जरूरत है और वह काफी आज्ञाकारी और चतुर लग रही है। वह मेरे लिए बिल्कुल सही है। मुझे उससे बात करने में मदद करो। अगर वह मेरे साथ चलने को तैयार हो तो उसे मेरे पास भेज दो, लेकिन अगर वह तैयार नहीं है तो भूल जाओ। इसके बाद निपुण आइसब्रेक ने इन 3 प्रारंभिक अवस्था वाले जिफू शिष्य युवकों को अपने उड़ान जहाज में ले लिया, फिर ईस्टफ्लो कबीले से प्रस्थान किया। ईस्टफ्लो कबीले के नेता ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर स्नो के पिता से इस बारे में बात की। कबीले के सरदार, क्या तुम स्नो को अडेप्ट आइसब्रेक को देने वाले हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है। क्या तुम मना नहीं कर सकते? मैं कैसे मना कर सकता हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह निपुण आइसब्रेक कैसा इंसान है? हालांकि वह एक नेकदिल सज्जन लगता है, लेकिन अंदर से वह बहुत लालची और कामुक है। ठीक उसी लालच की वजह से हमारा ईस्टफ्लो कबीला अपने 3 बच्चों को फ्लावरमोंट इमोर्टल स्कूल में भेज पाया। अगर हम उसे स्नो नहीं देंगे तो वह शायद शर्मिंदा और नाराज हो जाएगा, जिसका फुकियांग और बाकियों पर बुरा असर पड़ेगा। वे हमारे ईस्टफ्लो कबीलों का भविष्य हैं। अपने कबीलों की खातिर अगर हमें स्नो जैसी छोटी बच्ची की बलि देनी पड़े तो हम देंगे। लेकिन विलोरिवर कबीले में सिर्फ 2 जिफू शिष्य हैं। ऐसा कबीला हमारे ईस्टफ्लो कबीले को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है?
उन्हें नजरअंदाज करो। कबीले की खातिर मैं खुद भी कुर्बान हो सकता हूँ। स्नो की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, बाद में मैं खुद स्नो से बात करूंगा। मुझे भरोसा है कि वह जानती है कि असल में क्या मायने रखता है। इसके अलावा आज के बाद तुम्हें स्नो से कभी नहीं मिलना है। मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा ताकि कोई चूक न हो। कबीले के नेता, आप मुझसे कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पिता को देखना चाहता हूँ, मैं पिता को देखना चाहता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि असल में क्या मायने रखता है। आओ दोस्तों, जाकर उसे बंद कर दो, कल मैं खुद उसे भेज दूंगा। एक विशाल जंगल के भीतर। बड़ी बहन स्नो, तुमने संदेश ताबीज क्यों तोड़ दिया? क्या हुआ? मैंने भागने के लिए एक लेसर टेलीपोर्टेशन दाव सील का इस्तेमाल किया। समय नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ यहाँ से चले जाओ। दरअसल हम पूरी फ्लावरमोट कमांडरी छोड़ने वाले हैं, लेकिन हम साथ रहेंगे। ठीक है। रोमांटिक प्यार और पारिवारिक प्यार आपस में लड़ पड़े। आखिरकार विलोरिवर चुवान घुटनों के बल झुककर अपने कुल की ओर झुक गया था। पिताजी, माताजी, बड़े भाई और दूसरे भाई को मेरी जगह पुत्रवत व्यवहार करना होगा। मुझे पुत्रहीन होने के लिए क्षमा करें। भविष्य में अगर मुझे मौका मिला तो मैं वापस आऊंगा। चल दर। उसी रात विलोरिवर चुवान और ईस्टफ्लो स्नो अपनी मातृभूमि छोड़कर भाग गए थे। पुस्तक 17 अध्याय 5 ट्रूसोल। जी निंग जंगल में खड़ा विलो नदी चुवान और ईस्टफ्लो स्नो के भागने का दृश्य देख रहा था, जो समय के उलटफेर से उत्पन्न हुआ था। उसका दिल भारी हो रहा था, क्योंकि अब तक जो कुछ भी घटित हुआ था वह राजा यान द्वारा दी गई पुस्तक में वर्णित घटनाओं के समान ही था। चलो नाइन सॉन्ग्स तलवार संप्रदाय पर चलते हैं, निंग ने कहा। ठीक है। राजा यान जानता था कि जब तक निंग सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख लेता तब तक वह उम्मीद नहीं छोड़ेगा। दोनों तुरंत एक दूसरे कमांडरी में स्थित नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड सेक्ट की ओर टेलीपोर्ट हो गए। उस वर्ष चुवान और स्नो सावधानीपूर्वक धीरे धीरे एक भटकते हुए रास्ते से चले गए थे। विशाल फ्लावरमोट कमांडरी से निकलकर नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड सेक्ट में पहुंचने से पहले उन्होंने कुल 8 साल बिताए। चुवान शुरू से ही तलवारबाजी में बहुत कुशल था और चूंकि पिछले 8 सालों में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसमें काफी सुधार हुआ था। वह एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में जिफू शिष्य स्तर तक पहुंच गया था और इसलिए वह आसानी से नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड सेक्ट में एक शिष्य के रूप में प्रवेश कर सका। जहां तक ईस्टफ्लो स्नो की बात है, वह उसकी सेविका के रूप में उसके साथ आई थी। नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड संप्रदाय में प्रवेश के दूसरे वर्ष स्नो चुवान द्वारा संप्रदाय से प्राप्त एक आत्मा गोली पर भरोसा करके जिफू शिष्य स्तर तक पहुंचने में सफल रही। उसे भी नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड संप्रदाय की औपचारिक शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यही वह जगह है जहां नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड सेक्ट हुआ करता था। हवा में ऊंचे स्थान से राजा यान ने नीचे मलबे के एक विशाल ढेर की ओर इशारा किया। निंग मलबे को घूर रहा था, उसका दिल बैठ रहा था। मलबा हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था और इस क्षेत्र में काफी राक्षस थे। ईस्टफ्लो स्नो, विलोरिवर चुवान, मेरे द्वारा एकत्रित खुफिया रिपोर्टों के अनुसार वे यहाँ वाटरफ्लो पीक पर रहते थे, जो ठीक वहीं होना चाहिए। राजा यान तेजी से नष्ट हुए शहर के एक हिस्से की ओर उड़ गया। उसने अपना हाथ लहराकर वहां मौजूद सभी राक्षसों और डायरे मॉन्स्टर्स को ध्वस्त कर दिया। अस्थायी उल्टाव। राजा यान ने एक बार फिर अस्थायी उल्टाव किया। यहाँ दृश्य शीघ्र ही पलटने लगा। कई दशकों का समय उलट गया। यहाँ का दृश्य अब अतुलनीय रूप से सुंदर था। सुंदर पहाड़ और नदियां थीं। यहाँ सघन आध्यात्मिक ऊर्जा थी और अमर साधक हर जगह दिखाई दे रहे थे। चुवान, तुम हमेशा मुझे जीतने देते हो। स्नो और चुवान तलवारबाजी में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन अंत में चुवान हमेशा हर मुकाबला हार जाता था। नहीं, बात यह है कि तुम्हारी तलवारबाजी की कला में फिर से सुधार आ गया है। स्नो, चुवान ने हंसते हुए कहा। ये देखकर निंग के दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना महसूस हुई। उस विपत्ति से पहले अभी 3 साल बाकी हैं, पास के राजा यान ने निंग से कहा। उसने समय के प्रवाह को नियंत्रित किया, उसे तेज किया। स्नो और चुवान यहाँ नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड सेक्ट में सुखी जीवन जी रहे थे। आखिरकार वे अभी अभी स्कूल में दाखिल हुए थे और अभी उनके लिए बाहर जाकर रोमांच करने का समय नहीं आया था। यहाँ उनका जीवन स्वर्ग जैसा था। जल्द ही अस्थायी उल्टाव में 3 साल का समय बीत गया। यह एक उजला धूप भरा दिन था। नजारा पहले जैसा ही खूबसूरत था। सच तो ये है कि सीमलेस गेट कई साल पहले ही वुकी की दुनिया में घुसपैठ कर चुका था और बाहरी दुनिया अराजकता की स्थिति में थी। हालांकि नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड सेक्ट के भीतर जीवन पहले जैसा ही शांत और स्थिर बना हुआ था। हुश हुश हुश। काली तलवार की रोशनी अचानक चमकने लगी। विलोरिवर चुवान, जो 2 तलवारें चलाता था, इस समय दाव को समझते हुए तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। चूंकि वह एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर था, इसलिए अब वह अपने पिछले जन्म से भी ज्यादा सुंदर और वीर लग रहा था। पास ही ईस्टफ्लो स्नो बैठी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह जानती थी कि उसके दिल में उसका पति अपनी मातृभूमि, अपने विलोरिवर कुल के लिए तरस रहा था। हालांकि वह हमेशा फ्लावरमोट अमर विद्यालय के निपुण आइसब्रेक के बारे में चिंतित रहता था, इसलिए वह इंतजार करता रहा और सहता रहा। तलवारबाजी के प्रशिक्षण में वह खुद पर बहुत कठोर था और नाइन सॉन्ग्स तलवार संप्रदाय के जिफू शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ बन गया। वह बहुत पहले ही दाव के वास्तविक अर्थ का संकेत देखने के स्तर पर पहुंच गया था। चुवान, हम जरूर साथ वापस जा सकेंगे। ईस्टफ्लो स्नो को भी अपने पिता की याद आ रही थी। अचानक आकाश में काले वस्त्रधारी आकृतियों का एक समूह प्रकट हुआ। कुल 27 आकृतियां थीं और वे लगभग तुरंत ही 3 विशाल काले नागों में बदल गईं। ये 3 विशाल काले नाग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे थे।
उनकी आभा आकाश में फैल गई और नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड सेक्ट की रक्षा करने वाली पूरी भव्य संरचना तुरंत सक्रिय हो गई, जिससे चारों ओर प्रकाश फैल गया। गड़गड़ाहट, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ढह गई हो। ये संरचना बस कुछ पल ही जिंदा रह पाई और फिर बिखर गई। क्या चल रहा है, क्या हुआ? कई कमजोर साधारण शिष्य तो पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। चुवान तुरंत स्नो के पास गया और जल्दी से बोला, स्नो, चलो। उनके शब्द आधे ही हुए थे कि ऊर्जा की एक लहर पूरे पहाड़ से गुजर गई। कुछ जिफू शिष्य जो लहर से सीधे टकराए थे तुरंत धूल में मिल गए और प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। और फिर एक तेज आवाज के साथ पूरा पर्वत शिखर ढहने लगा। अनगिनत चट्टानें गिरने लगीं और चुवान और स्नो दोनों छिपने की कोशिश में जल्दी से उड़ गए। सीमलेस गेट, हमारे नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड सेक्ट ने तुम्हें कभी नाराज नहीं किया। तुम्हें हमारे स्कूल का विनाश क्यों करना है? कई आकृतियां आसमान में उभर आईं। ये नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड सेक्ट के लूज इमॉर्टल्स, अर्थ इमॉर्टल्स और प्राइमल ताओइस्ट थे। वे एक विशाल समूह में एकजुट हो गए। हर एक उग्र और उन्मत्त था। बस शांति से मरो। 3 विशालकाय काले सांपों में से एक ने मानव भाषा में बात की और फिर कुछ और कहने की जहमत न उठाते हुए वे बेरहमी से लड़ने लगे। आसपास का स्थान पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मारना, मारना, भागने में असमर्थ नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड संप्रदाय के लूज इमॉर्टल्स और अर्थ इमॉर्टल्स ने प्राइमल ताओवादियों को एक दल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वे एक चमकदार विशाल तलवार में बदल गए जिसने उन 3 विशाल सर्पों से युद्ध किया। हालांकि कुछ ही बार टकराने के बाद वह विशाल तलवार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड संप्रदाय के आधे से ज्यादा लूज इमॉर्टल्स, अर्थ इमॉर्टल्स और प्राइमल ताओवादी तुरंत मारे गए, जबकि बाकी सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। नहीं, लानत है। नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड संप्रदाय के सभी गंभीर रूप से घायल विशेषज्ञ नष्ट हो गए। विशालकाय काले सांप आकाश में तैरते रहे और संप्रदाय के आधार को, जो दसियों हजार किलोमीटर से भी ज्यादा तक फैला हुआ था, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नाइन सॉन्ग स्वॉर्ड संप्रदाय के कमजोर अनुयायी बच नहीं पाए और उनमें से कई बिना किसी प्रतिरोध के ही मारे गए। स्नो, विलोरिवर चुवान ने ईस्टफ्लो स्नो को अपनी बाहों में पकड़ लिया। अब वह भाग नहीं रहा था। चुवान, क्या तुम्हें मेरे साथ जाने का पछतावा है? ईस्टफ्लो स्नो के चेहरे पर आंसू गिर पड़े। पिछले 12 सालों में मैं सचमुच बहुत खुश रहा हूँ। अगर मुझे दोबारा चुनने का मौका मिले तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ यहाँ आना पसंद करूंगा। स्नो, चुवान हंसा। हम येलो स्प्रिंग्स के रास्ते पर फिर मिलेंगे, ठीक है? चेहरे पर आंसू गिरते हुए स्नो ने सिर हिलाया। गड़गड़ाहट, एक लहर उठी और विलोरिवर चुवान और ईस्टफ्लो स्नो का आलिंगनबद्ध जोड़ा धूल में मिल गया। हालांकि उनकी आत्माओं को किसी अदृश्य शक्ति ने तेज गति से ऊपर की ओर खींच लिया। हवा में एक काली लौकी थी जो आसपास के सभी मारे गए लोगों की आत्माओं को, जिनमें चुवान और स्नो की आत्माएं भी शामिल थीं, बेतहाशा अपनी ओर खींच रही थी। निंग बस वहीं खड़ी चुपचाप देखती रही। पास ही खड़े राजा यान ने धीरे से कहा, सीमलेस गेट इस सेना को वश में करना चाहता था, लेकिन चूंकि वे अभी अभी आए थे इसलिए ज्यादा लोग उनके साथ नहीं आए। इसलिए सीमलेस गेट ने कुछ छोटे समूहों का सफाया करने का फैसला किया ताकि दूसरों को डरा सकें। अनगिनत साधकों को मारते हुए उन्होंने मारे गए लोगों की आत्माओं को इकट्ठा किया ताकि उनका इस्तेमाल कुछ बुरी तकनीकों को बनाने में किया जा सके। अगर किसी के पास लाखों, आदर्श रूप से करोड़ों साधक आत्माएं हों तो वह एक सचमुच शक्तिशाली और सचमुच भयानक दुष्ट जादुई खजाना परिष्कृत कर सकता है या एक सचमुच बुरी दिव्य क्षमता विकसित कर सकता है। निंग को ये बात अच्छी तरह पता थी। कितना अफसोस है, राजा यान ने आह भरी। निर्बाध द्वार तीनों लोकों में फैला हुआ है और उनके पीछे की शक्ति अथाह है। भले ही आपके स्वामी एक पितामह हों, फिर भी आप शायद उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं अभी बहुत शांत हूँ, निंग ने धीरे से कहा। हालांकि वह शांत दिख रहा था, सच में निंग को मारने की एक जबरदस्त इच्छा महसूस हो रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। निंग केवल इसलिए शांत रह पाया क्योंकि वह हृदय शक्ति के तीसरे स्तर, शासक, तक पहुंच गया था। हालांकि अपने दिल में निंग अब सीमलेस गेट को अपना सबसे नफरत का दुश्मन मानता था। यंग फ्लेम कबीले के लिए उसकी नफरत भी सीमलेस गेट के लिए उसकी नफरत के 100वें हिस्से से भी कम थी। वह निर्बाध द्वार, निंग ने 3 शब्द बोले और हर एक का उच्चारण किया। पास ही खड़े राजा यान को अचानक बिना किसी कारण के दिल कांप उठा। उसे निंग के दिल में हत्या की नीयत का हल्का सा आभास हो रहा था और वह बस आहें भर सका। निर्बाध द्वार, वह एक ऐसी शक्ति थी जिसने पूरे त्रिलोक में अपनी शक्ति जमा ली थी। इससे इतनी आसानी से कैसे निपटा जा सकता था? मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो, राजा यान ने कहा। निंग ने धीरे से मन ही मन बुदबुदाया, भले ही पिता और माता की आत्माएं चकनाचूर हो गई हों, भविष्य में मैं तब तक प्रशिक्षण लेता रहूंगा जब तक मैं एक सच्चा ईश्वर या एक पिता नहीं बन जाता। मैं भाग्य की नदी में उनकी सच्ची आत्माओं को ढूंढूंगा और उन्हें वापस जीवित कर दूंगा। राजा यान ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि सभी जीवों का असली सार उनकी सच्ची आत्मा से आता है। अगर किसी की आत्मा बिखर भी जाए तो भी उसकी सच्ची आत्माएं भाग्य की रहस्यमयी नदी में वापस लौट जाएंगी, लेकिन उसके भीतर सच्ची आत्मा को ढूंढना बहुत मुश्किल था। किंवदंतियों के अनुसार केवल माता नुवा, जो पंगु के शक्ति स्तर तक पहुंच चुकी थी, ही ऐसा कर सकती थी। हालांकि अगर कोई सच्चा देवता या पिता बनकर माता नुवा को ढूंढ लेता तो वे माता नुवा से हस्तक्षेप करने के लिए कह सकते थे, मैं फ्लावरमोट इमोर्टल स्कूल जाना चाहता हूँ, निंग ने शांति से कहा।
मैं उस अडेप्ट आइस ब्रेक का दौरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने इस आइस ब्रेक के बारे में एक रिपोर्ट पहले ही इकट्ठा कर ली है, राजा यान ने कहा। वह अब एक आदिम दाववादी है। चूंकि फ्लावरमोंट अमर विद्यालय की रक्षा एक दिव्य अमर द्वारा की जाती है, इसलिए यह अभी भी मौजूद है। वह दिव्य अमर विद्यालय दावफादर क्रिम्सन ब्राइट के अधीन है और यह कहा जा सकता है कि हम दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हमें बस पैट्रियार्क फ्लावरमोंट को ढूंढना है। वह एक नाजुक आदिम दाववादी के जीवन की परवाह नहीं करेगा। पैट्रियार्क फ्लावरमोंट को एक बहुत ही नेक, धर्मनिष्ठ और अडिग व्यक्ति कहा जा सकता है। यही कारण है कि उसके विद्यालय के नियम इतने सख्त हैं। हालांकि नियम चाहे कितने भी सख्त क्यों न हो, कुछ कीड़ों के आक्रमण से बचना मुश्किल है। मैं समझ गया। मैं पैट्रियार्क फ्लावरमोंट से नहीं लड़ूंगा। निंग ने सिर हिलाया। हर शिकायत के लिए कोई न कोई जिम्मेदार होता है, हर कर्ज के लिए कोई कर्जदार होता है। निंग इस सिद्धांत को समझ गया था। राजा यान ने ये शब्द इसलिए कहे थे क्योंकि उसे चिंता थी कि निंग पूरे फ्लावरमोंट अमर विद्यालय से लड़ने जा रहा है। ये समझना जरूरी है कि निंग ने एक बार यंगफ्लेम कबीले के सभी दिव्य अमरों से अकेले ही युद्ध किया था और अंततः उनमें से 2 को मार गिराया था। उसकी शक्ति के कारण फ्लावरमोंट अमर विद्यालय उसका विरोध नहीं कर पाता। फ्लावरमोंट इमोर्टल स्कूल, यह वुकी जगत में फ्लावरमोंट कमांडरी का सर्वोच्च विद्यालय था। इसके संस्थापक कुलपति फ्लावरमोंट थे, जो आज तक जीवित हैं। उन्हीं की बदौलत फ्लावरमोंट इमोर्टल स्कूल की ख्याति दूर दूर तक फैली। मालिक मालिक मालिक, आत्मविश्वास से भरपूर, असाधारण रूप से सुंदर, निपुण आइसब्रेक मुस्कुराते हुए उनके पास से गुजरा तो कई नौकरानियों ने आदरपूर्वक पुकारा। फ्लावरमोंट अमर विद्यालय में सभी जानते थे कि दाववादी आइसब्रेक एक सज्जन व्यक्ति थे। उनकी एकमात्र कमी यह थी कि उन्हें सुंदरियां बहुत पसंद थीं। हालांकि वह न तो उन्हें चुराते थे और न ही दूसरों से छीनते थे। किसी व्यक्ति के पास इतनी सारी नौकरानियां होना कोई बड़ी कमी नहीं थी। शरद जल, तुम और बाकी 7 लोग मेरे पास आओ, दाववादी आइसब्रेक ने कहा। हाँ, 7 दासियों ने तुरंत सम्मानपूर्वक सहमति दे दी। हालांकि उनके हृदय भय और बेचैनी से भरे हुए थे। बाहरी लोग इस बात से अनभिज्ञ थे, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि दाववादी आइसब्रेक कितना क्रूर और निर्दयी था। जिन दासियों को उसने प्रताड़ित किया, उनमें से कुछ की तो मृत्यु भी हो गई। हालांकि दाववादी आइसब्रेक अक्सर उन वृद्ध दासियों को, जो अब सुंदर नहीं रहती थीं, उनके अपने कुलों में वापस भेज देता था और उनके लिए अच्छे जीवन की व्यवस्था करता था। इस कारण फ्लावरमोंट अमर संप्रदाय के कई शिष्यों ने निपुण आइसब्रेक की एक भावुक और दयालु व्यक्ति होने के लिए प्रशंसा की। धमाका! अचानक आसमान से एक आकृति उतरी। दाववादी आइसब्रेक ने भौहें चढ़ाईं। उसके इलाके में घुसने की हिम्मत किसने की? लेकिन फिर हेडमास्टर! दाववादी आइसब्रेक बुरी तरह चौंक गया। वह जल्दी से आदरपूर्वक घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरे पीछे आओ। फ्लावरमोंट इमोर्टल स्कूल के हेडमास्टर के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान थी। उन्होंने दाववादी आइसब्रेक को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए आसमान में ले गए। दाववादी आइसब्रेक रास्ते में बुरी तरह डर गया था, क्योंकि हेडमास्टर उसे घसीटकर पैट्रियार्क के प्रसिद्ध निवास की ओर ले जा रहे थे। पैट्रियार्क फ्लावरमोंट स्कूल के संस्थापक पैट्रियार्क थे, एक दिव्य अमर। दाववादी आइसब्रेक ने उन्हें एक बार भी नहीं देखा था। पैट्रियार्क उन्हें क्यों देखना चाहते थे? उन्होंने कभी पैट्रियार्क को नाराज नहीं किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए चुना गया हो और उन्हें पैट्रियार्क का निजी शिष्य बनाया जाने वाला हो? वहां पहुंचने पर दाओइस्ट आइसब्रेक ने एक पीले वस्त्रधारी व्यक्ति को घुटनों के बल कांपते हुए देखा। पिताजी! दाववादी आइसब्रेक अपने पिता, जो पृथ्वी के अमर थे, को देखकर चौंक गया। पंथ में सहयोग के लिए वह हमेशा अपने पिता पर निर्भर रहा था। तुमने अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? पीले वस्त्रधारी आदमी ने दहाड़ते हुए कहा। निपुण आइसब्रेक धड़ाम से अपने घुटनों पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद उनके सामने आंगन का दरवाजा खुला और 3 आकृतियां बाहर निकलीं। मेरे 2 साथी दाववादी, एक काली दाढ़ी वाला आदमी अतुलनीय गर्मजोशी के साथ बोला। तभी घुटनों के बल बैठे दाववादी आइसब्रेक ने इन तीनों पर एक नजर डाली। हालांकि उसने पहले कभी कुलपति को नहीं देखा था। स्कूल में कुलपति के चित्र लगे थे, इसलिए उसने तुरंत पहचान लिया कि यह काली दाढ़ी वाला बुजुर्ग कुलपति फ्लावरमोंट ही था। हालांकि अभी तो उनके संस्थापक कुलपति भी इन दोनों मेहमानों के साथ अतुलनीय सम्मान से पेश आ रहे थे। वे दोनों कौन हैं? कुलपति उनके प्रति इतनी विनम्रता से क्यों पेश आ रहे हैं? दाववादी आइसब्रेक समझ नहीं पाया। हालांकि पैट्रियार्क फ्लावरमोंट ने घुटनों के बल बैठे दाववादी आइसब्रेक को बस एक तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी नजर दौड़ गई। उस शापित दाववादी आइसब्रेक ने वास्तव में जी निंग को नाराज कर दिया था। वुकी मेजर दुनिया दावफादर क्रिम्सन ब्राइट की दुनियाओं में से एक थी, जिसका मतलब था कि पैट्रियार्क फ्लावरमोंट दावफादर क्रिम्सन ब्राइट के दिव्य अमरों में से एक थे। दिव्य अमरों के इस समूह में बहुत पहले ही यह बात फैल चुकी थी कि जी निंग ने अकेले ही यंगफ्लेम कबीले के 9 दिव्य अमरों से युद्ध किया था, जिनमें से एक अमर वेनफ्रीक था। अंत में जी निंग उनमें से 2 को मारने में कामयाब रहा, लेकिन एक साजिश के तहत कर्म पाप की ज्वालाओं में जल जाने के बाद उसे निर्वासित कर दिया गया था। ये समाचार तुरंत ही विभिन्न दुनियाओं में फैल गया, जिससे दावफादर क्रिम्सन ब्राइट के आदेश के तहत कई दिव्य अमर और सच्चे अमर सभी ने जी निंग के लिए प्रशंसा महसूस की। उसने 1 शताब्दी से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया था और वह शक्ति में 0 स्तर का था, लेकिन उसने 9 दिव्य अमरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनमें से 2 को मार डाला था।
कर्म पापों से घिरे हुए खतरे के क्षेत्र में निर्वासित होने के बाद भी वह वापस आने में कामयाब रहा। ऐसा राक्षस, उसकी व्यक्तिगत शक्ति मुझसे कहीं ज्यादा है, जबकि उसकी पृष्ठभूमि और उसकी क्षमता उससे भी ज्यादा अद्भुत है। पैट्रियार्क फ्लावरमोंट स्वाभाविक रूप से इस बात से नाराज था कि ताओवादी आइसब्रेक ने उसके स्कूल को इस आदमी के साथ दुश्मनी में डाल दिया था। साथ ही ताओवादी जीनिंग, मुझे सचमुच शर्म आती है कि मेरे स्कूल ने ऐसे दुष्ट बदमाश को जन्म दिया है। मैंने ताओवादी आइसब्रेक को बुला लिया है। आप तय करें कि उसके साथ क्या करना है, चाहे उसे मार डालना हो या लाखों सालों तक उसकी आत्मा को यातना देना हो। साथ ही ताओवादी जीनिंग, जैसा चाहो करो, कुलपति फ्लावरमोंट ने कहा।